नमस्ते एंड गुड इवनिंग। Greetings from Indian Social Responsibility Network. मैं डॉक्टर करिश्मा नयाल, प्रोग्राम ऑफिसर एट ISRN एंड योर एंकर फॉर टुडे, इंडियन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क की तरफ से आप सभी का साइबर सुरक्षा वेबिनार में स्वागत करती हूँ। We are a network of 800 plus organizations working in the thematic areas of agriculture, health, and education. Our intervention areas are research and development, model project implementation, and capacity building. We hope this webinar would definitely support the grassroots organization and the individuals who have been coping with all the new changes and challenges in today's digital world in a positive way. ISRN, along with Cyber Infoga, planned this webinar thinking about how cybersecurity is an issue जो हर किसी को impact करता है, चाहे वो students हो, housewives हो, senior citizens हो, professionals हो या businesses. आज के टाइम पे डिजिटल थ्रेट्स बढ़ रहे हैं और लोगों को ऑनलाइन सेफ रहने की नॉलेज देना बहुत जरूरी हो गया है, which has led to this informative और interactive session today. इस वेबिनार की प्रिपरेशन में कई दिन की प्लानिंग और मेहनत लगी है और हमें खुशी है कि आज इतने लोग हमारे साथ जुड़े हैं। ये सेशन ISRN के ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक हैंडल्स पर भी लाइव स्ट्रीम हो रहा है ताकि जो लोग यहाँ डायरेक्टली नहीं आ सके वो ये नॉलेज वहां भी गेन कर पाए। Also, I'm repeating again, this session is being recorded and may be shared with you for future reference. The duration of the webinar would be 1 hour. मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के अंत तक जुड़े रहें और साथ ही अपने माइक्स म्यूट पर रखें और वीडियो बैकग्राउंड्स को एथिकल रखें। आप सभी का एक बार फिर साइबर सुरक्षा वेबिनार में स्वागत है। हम आशा करते हैं कि इस वेबिनार के जरिए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साइबर सेफ्टी की जागरूकता पहुंचा पाए। चलिए बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। Moving forward, I would like to welcome our CEO, Mr. Santosh Gupta, a well-known social worker in our country who has been tirelessly supporting and networking. We believe that Santosh sir's footprints can't be explained in few lines. His expertise lies in disaster management, corporate social responsibility, sustainable development and management, and organizational development, to name a few, in different leadership positions. I would like to welcome him and hand over the session to set the introductory remarks. Over to you, sir. Thank you, Karisma, and thank you to all of you for joining this webinar. So once again, welcome to all of you on behalf of ISRN. मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप ने अपना समय निकाला और ये एक आज का जो सब्जेक्ट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो क्यों महत्वपूर्ण है उस बात पे भी मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार सभी लोगों का स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने अपना समय निकाला और आए। जैसे मैंने कहा कि साइबर सुरक्षा एक बहुत ही गंभीर सब्जेक्ट है और जब हम इस सब्जेक्ट की गंभीरता को देखते हैं तो सिर्फ बातचीत के माध्यम से आपने सुना होगा, लेकिन मैं आप सबके सम्मुख ये कुछ जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है वो भी आपके सामने रखना चाहूंगा, जिससे कि आप इसकी जो सीरियसनेस है इस सब्जेक्ट की उसको समझ पाएं। आपने देखा होगा कि जनरली जितने ज्यादा हम डिजिटल फ्रेंडली होते जा रहे हैं उतने ज्यादा क्राइम रेट भी बढ़ रहा है, डिजिटल क्राइम रेट भी बढ़ रहा है। और ये ट्रेंड अगर हम देखें, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा कि अगर आप ट्रेंड देखें तो कोविड के टाइम से 2019 से अगर हमने देखा कि 2019 से जब लॉकडाउन हुए और ज्यादातर लोग डिजिटल फ्रेंडली हुए, और क्योंकि उस समय मजबूरी भी थी, फिजिकली लोग कम मिल पाते थे, काम कुछ समय के बाद लोगों ने काम वापस शुरू किया और धीरे धीरे काफी सिस्टम जो है वो डिजिटल इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट पे शिफ्ट हो गया। और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो पहले थोड़े बहुत हुआ करते थे उसके अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सारी चीजें ऑलमोस्ट डिजिटाइज होने लगी और लोग डिजिटल फ्रेंडली होने लगे। और उसी समय अगर आप देखें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2020 से पहले जो डिजिटल क्राइम रेट था या जो साइबर क्राइम था वो 50,000 साल का जो रिपोर्टेड थी उसका अराउंड 50,000 के आसपास क्राइम रिकॉर्ड होते थे। लेकिन 2020 से अगर आप देखें, जब से ये डिजिटल यूजेस बढ़े हैं
उसके बाद से कोविड के दौरान जहां पर सब लोग अलग अलग चैलेंजेस से जूझ रहे थे और ज्यादातर चीजें हम डिजिटली कर रहे थे, वहां पर क्राइम भी उसी तरीके से अपने काम को उसने अपना शेप बदला और उस स्ट्रक्चर को डिजिटाइज करके आज मतलब जितने नंबर ऑफ केसेस हो रहे हैं, मैं आपको जस्ट दो फिगर बताऊंगा जो अलार्मिंग फिगर है कि 2020 में, जैसे 19 में मैंने कहा कि 50,000 केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, 2020 आते आते तक वो करीब 7 लाख केसेस रिपोर्ट हुए 2020 में। और ऑन एवरेज अगर मैं 2024 की बात करूं पिछले साल की, तो सिर्फ 4 महीने के अंदर करीब 7,40,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और जो अभी करंट स्टडी बता रही है उसमें ये डेटा निकल कर आ रहा है कि ऑलमोस्ट 7,000 केसेस पर डे रिपोर्ट हो रहे हैं। ये एक जो फिगर है ये अलार्मिंग फिगर है। और आज क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो डिजिटल साइबर क्राइम सबसे हाईएस्ट क्राइम रिपोर्ट हो रहा है। और जापान के बाद अगर इंडिया का अगर ओवरऑल आप वर्ल्ड वाइड देखते हैं तो ग्लोबली भी जापान के बाद इंडिया सेकंड कंट्री है जहां पर ऑलमोस्ट 7 to 10% रेशियो है साइबर क्राइम का, मतलब जिसमें अलग अलग तरह के क्राइम हैं। और इस डिजिटल जो क्राइम है या जो सेफ्टी है, सुरक्षा की बात है, उसमें अगर देखें तो मेजरली 3 एरियाज हैं जो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा जहां पर काम हो रहा है। सरकार अपने लेवल पे काम कर रही है, जो डिजिटल एजेंसीज हैं, एकेडमिशियंस, एकेडमिक हैं, लैब्स हैं, फोरेंसिक लैब हैं, या जो साइबर लैब्स हैं, या जो एंटी वायरस या एंटी थ्रेट डिवाइसेस हैं, वो अपने लेवल पे काम हो रहा है। टेक्नोलॉजी लेवल पे अलग काम हो रहा है, गवर्नमेंट के लेवल पे अलग काम हो रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने लेवल पे रोबस्ट सिस्टम बनाने पे काम कर रहे हैं। लेकिन मेजरली अगर देखा जाए इस डिजिटल युग में, तो सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात अगर हम लोग करें तो 3 मेन एरिया हैं। उनमें से पहला जो एरिया है वो नेशनल लेवल सिक्योरिटी से जुड़ा है, जिसमें बहुत सारी वो, हम आज के वेबिनार में नेशनल सिक्योरिटी पे बात नहीं करने वाले, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये पॉइंट कोट कर रहा हूं कि कहाँ कहाँ पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे काम, मेजर काम और थ्रेट्स हैं। वल्नरेबिलिटी यहाँ ज्यादा है इसलिए काम भी यहाँ ज्यादा है। दूसरा जो है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे है, जहां पर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, बैंक है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, और इन सभी को हम देखें तो इन सभी जगहों पर ये एक सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल सिटीजन से भी ये जुड़ा हुआ है, आप सब से जुड़ा हुआ है, क्योंकि डेटा प्राइवेसी को भी ब्रीच करता है एंड वहां पर हमारी सिक्योरिटी सेफ्टी भी मैटर करती है। प्राइवेसी, सिक्योरिटी और सेफ्टी, इन सब जो है वो जनरल सिटीजन, जो आम आदमी है, उससे जुड़ी हुई है। और इन आम आदमी में अगर आप पूरा देखते हैं तो कौन सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, इनमें भी कैटेगरीज हैं। तो जैसे सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो सीनियर सिटीजन आज के समय में साइबर क्राइम के सबसे ज्यादा मतलब शिकार हो रहे हैं। सिमिलरली जो होम मेकर्स हैं, जो घर में काम करने वाली गृहिणी हैं, गृहस्थ हैं, उनको सबसे ज्यादा लोग टैप कर रहे हैं। और थर्ड जो चिल्ड्रेन है, जो यंग यूथ है, क्योंकि हम भारत में मोबाइल यूजर्स भी बहुत ज्यादा है और जो यूजेस का एज है वो भी कोई बहुत कोई रेगुलेटेड नहीं है। और उस सब कारण से जो चिल्ड्रेन हैं वहां पर भी अलग अलग तरह के क्राइम्स देखे जा रहे हैं। और इनमें से सबसे ज्यादा अगर हम क्राइम की बात करते हैं जिनको आपने सुना होगा, तो साइबर में अगर दो बातें हम इस वेबिनार में आज जो करने वाले हैं, वहां पर हम साइबर के अंदर चैलेंजेस क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, हमारे रोज डेली के जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं, और साथ में उसके समाधान क्या है। तो सिक्योरिटी और सुरक्षा जो हम कह रहे हैं, साइबर सुरक्षा, उसके अंदर दो बातें हम लोग प्रमुख रूप से आज करेंगे। और जिनमें आपने मतलब आप अपने हम जनरल बातें करेंगे, बट वो टॉपिक को कवर जो करेंगे उनमें इन्वेस्टमेंट स्कैम भी है, ट्रेडिंग स्कैम है, आपने आजकल जो सुना होगा बहुत सारे स्कैम्स आ रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट का आपने लेटेस्ट एक सुना है जिसके कारण बहुत सारे लोग जिसके शिकार हुए हैं, जो विक्टिम्स हैं। और फिशिंग, मालवेयर, अननोन लिंक्स, कॉल, डीफेक, ये नंबर ऑफ चीजें हैं जिनके माध्यम से साइबर
जो सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है। और अगर इसको आप फिनेंशियल वे में देखना चाहें तो हमारे बीच में एक्सपर्ट हैं, वो आपको डिटेल हो सकता है बताएंगे भी। लेकिन मैं एक डेटा रखता हूं कि 2024 का अगर हम सिर्फ डेटा लेते हैं तो करीब 23,000 करोड़ रुपए फ्रॉड में गए हैं, चीटिंग और फ्रॉड के थ्रू, साइबर क्राइम के थ्रू। तो ये एक बड़ा अमाउंट है, बड़ा नंबर है, और इस वजह से ये चिंता का विषय है। ISRN क्योंकि हमेशा ऐसे इश्यूज जो वल्नरेबल इश्यूज हैं या जो डिमांड लोगों के माध्यम से आती है, उन विषयों पर हम बात करते हैं। और इसीलिए आज आपके बीच में इस टॉपिक को लेकर आए हैं, साइबर सुरक्षा, जिसमें हम पूरे विषय को आपके बीच में बहुत ही वेल नोन रिकग्नाइज एमिनेंट स्पीकर हैं आज हमारे बीच में, जो इस पूरे विषय को आपके सामने रखेंगे। मैं जल्दी से, हालांकि उनका परिचय अभी डिटेल में होना है, लेकिन मैं कॉन्टेक्ट सेटिंग के साथ मैं चाहता हूं कि उनके नाम भी लूं। और आप स्क्रीन पे जैसा कि देख रहे होंगे हमारे बीच में आज जो टॉपिक है, पहला टॉपिक जिसमें हम जर्नल साइबर सेफ्टी, साइबर सुरक्षा की बात करेंगे, रोल ऑफ साइबर पीस की बात करेंगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन को मेजर विनीत हेड करते हैं, वो आज हमारे बीच में है। मेजर विनीत फाउंडर एंड ग्लोबल प्रेसिडेंट है साइबर पीस फाउंडेशन के, और साथ में सर्विंग आर्मी मेजर भी हैं। सो मैं उनका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ में हमारे साथ आज एक और भी बहुत ही एक्सपीरियंस नॉलेजेबल एकेडमिशियन है, जो लेक्चरर हैं नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में, मिस्टर NL सालेसिंगकर। सालेसिंगकर सर का काफी, क्योंकि नेशनल फॉरेंसिक साइंस में ही है तो उनका एक अच्छा अनुभव भी है, और वो इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल्स और मॉडल्स को वो उन्होंने देखा है, और अभी वो इसको पढ़ाने और लोगों के साथ से साझा करने का भी काम कर रहे हैं। हमारे बीच में एक और ही बहुत ही यंग प्रोफेशनल कम टेक्निकल एक्सपर्ट, साइबर टेक्निकल एक्सपर्ट तनिष राय हैं। तनिष राय हमें साइबर लॉ के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बताने वाले हैं। लीगल एजेंसीज डिपार्टमेंट कैसे काम करती है उन पर बात करने वाले हैं। ये तीनों ही स्पीकर अपने अपने सब्जेक्ट में, जैसे मैंने कहा कि जनरल लॉ, साइबर लॉ पे बात होगी, जनरल डूज एंड डोंट्स पे बात होगी, और जो लेक्चर हमारे बीच में हैं मिस्टर अनिल सालेंसिगर, वो साइबर हाइजेनिक पे बात करने वाले हैं। तो ऐसे सभी विषयों को कोशिश की है ये 60 मिनट के अंदर कवर करने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जिस उम्मीद से जुड़े हैं आज इस वेबिनार में, शायद हम उसको कहीं पूरा कर पाए और आपके क्वेश्चन को एड्रेस कर पाए। बाद में तीनों स्पीकर के बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी है, जिसमें जो आप लोगों ने नॉमिनेशंस के टाइम और बाद में हमें अपने सवाल भेजे, उन सवालों में से सिलेक्टेड सवाल भी हम आपके लेंगे, और उनके भी जवाब हम अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से सुनना चाहेंगे। तो ये एक पूरे वेबिनार का स्ट्रक्चर है जो मुझे लगा कि आपके साथ शुरू में साझा करना चाहिए। और फिर मैं इसी उम्मीद के साथ अपनी बात को यहीं खत्म करते हुए, अपने स्पीकर, मुझे मालूम है आप उनको सुनना चाहते हैं, मैं उनको इनवाइट करने के लिए करिश्मा को ये मंच हैंडओवर करूंगा कि करिश्मा आप वन बाय वन एक एक हमारे स्पीकर्स को बुलाइए, और फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे। मैं फाइनली करिश्मा को हैंडओवर करूं उससे पहले एक जस्ट लास्ट पॉइंट आपके साथ साझा करना चाहते हैं कि जैसे आज ISRN ने साइबर सुरक्षा पे ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है, ऐसे ही हम लोगों की ये सोच है कि साइबर सुरक्षा की बात सिर्फ एक वेबिनार से पूरी नहीं हो सकती। और इसलिए हम एक अगर आपके रिस्पॉन्सेज और आपके सुझाव हमें मिले तो हमारी कोशिश होगी कि हम साइबर क्राइम सर्टिफिकेट कोर्स, साइबर सुरक्षा सर्टिफिकेट कोर्स हम अनाउंस करें। और ये साइबर सुरक्षा सर्टिफिकेट कोर्स हम इसलिए स्टार्ट करना चाहते हैं क्योंकि देश में अगर अगर डेटा आप देखें तो अभी भी 3 मिलियन साइबर प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ होम ने, गृह मंत्रालय ने एक साइबर वॉलेंटियर इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। तो जो लोग भी साइबर वॉलेंटियर या साइबर फ्रेंड बनना चाहते हैं, लोगों की अपनी कम्युनिटी में हेल्प करना चाहते हैं, या प्रोफेशनली अपने आप को साइबर सुरक्षा के लिए डेवलप करना चाहते हैं, वो ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।
लेकिन उससे पहले आप हमें सुझाव दीजिए कि आप ये करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि अगर हमारे पास रिस्पॉन्सेज अच्छे आएंगे तभी हम इस कोर्स के लिए आगे जाएंगे और हम इसको स्टार्ट करेंगे। और इस कोर्स को करने के बाद आप एमएचए की वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर्ड करके एज अ साइबर वॉलेंटियर भी आप बन सकते हैं या फ्रीलांस भी आप काम कर सकते हैं। बस मुझे इतना ही कहना था। आप सबने मुझे सुना समय और इतना समय दिया, इस सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। करिश्मा, ओवर टू यू प्लीज। Thank you so much, sir, for this thought provoking discussion and for setting the context. Without further ado, it is my absolute pleasure to introduce our first speaker for today, the pioneer of cyber peace and humanities digital guardian, Major Vineet Kumar. He's a social entrepreneur, founder, and global president of Cyber Peace Foundation, an alumnus of Cranfield University and Cambridge University, United Kingdom. He is a member of the Government of India expert groups and committees on cybersecurity advisor and other national and international leaderships. He is a recipient of 10 international and 21 national awards, forging a path marked by innovation, leadership, and global impact. Welcome, sir. Thank you so much for joining us today. Over to you. Thank you so much, and it's really a pleasure to be here. और पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरी ISRN टीम का, संतोष जी का, कि इस प्रोग्राम को किया जा रहा है और बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है साइबर सुरक्षा। और मेरा ये मानना है कि शायद 10 साल पहले अगर ये टॉपिक होता था तो जनरली टेक्निकल ऑडियंस के साथ ये टॉपिक किया जाता था और बताया जाता था कि जिसका टेक्निकल नो हाउ है वही इस टॉपिक को ये करे और अटेंड करें। बट आज के दिन में ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी को जानना है और इसलिए हम इसको बोलते हैं साइबर सुरक्षा 101, साइबर सिक्योरिटी 101, वेरिन हर किसी, हर पर्सन, हर इंडिविजुअल, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, किसी भी इनकम ग्रुप का हो, सबको इस माध्यम से जुड़ना है और सबको साइबर सुरक्षा के बारे में जानना है। अब मैं आपको ये बता दूं कि अब इंडिया जिस तरह से हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, साइबर सेफ्टी की बात कर रहे हैं, साइबर क्राइम्स ऑलमोस्ट एक तरह से संतोष जी ने सारे आंकड़े दिए NCRB के, और इनफैक्ट और किस तरह से क्राइम्स अलग अलग सेगमेंट में, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड की बात हो रही है या सेक्सटॉर्शन की बात हो रही है, ये कॉन्स्टेंटली एक तरह से ये बढ़ रहा है। और जो NCRB के आंकड़े हैं, मेरा तो ये मानना है ये जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी वो 0.001% है जो कि एक्चुअल केसेस कन्वर्ट होते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो हैं वो कन्वर्ट होते ही नहीं हैं इनफैक्ट एक तरह से इन टर्म्स ऑफ FIR। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और हर कोई इससे अफेक्टेड है। अगर बात करें क्राइम के, तो मैं कुछ प्रकार के क्राइम मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह के क्राइम हम देख रहे हैं। यहाँ पे साइबर पीस क्योंकि कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है और हमारे जो वॉलंटियर नेटवर्क है इसको हम साइबर पीस कोर बोलते हैं। ये वॉलंटियर नेटवर्क भारत ही नहीं अलग अलग कंट्रीज़ में है और बहुत सारे हमें इनपुट मिलते हैं ग्राउंड से कि किस तरह के क्राइम हो रहे हैं। और इसमें मेजर जो प्रमुख क्राइम हमें नज़र आ रहा है उसमें फाइनेंशियल फ्रॉड्स तो है ही, हर तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड है, स्कैम जिसमें प्लेटफॉर्म, पेमेंट प्लेटफॉर्म जैसे UPI और इस तरह के प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जा रहा है। देन अब जो प्लेटफॉर्म्स का एक और हमने देखा है कि आपको एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर दिया जाएगा, जैसे कि आपको एक अच्छा जॉब ऑफर किया जाएगा कि आपको आपका सिलेक्शन हुआ है से कंबोडिया में और आपको वहाँ पे एक अच्छी तनख्वाह, जैसे कि फॉर एग्जांपल दे विल से कि यू आर बीइंग गिवन 2 लाख रुपीस पर मंथ, आपको बाकायदा आपको टिकट भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। और जैसे ही आप वहाँ पे इनफैक्ट आपने वो फ्लाइट में बोर्ड किया और आप लैंड किए वहाँ पे, आपके पासपोर्ट, आपके सारे इंफॉर्मेशन को रख लिया जाएगा और आपको स्लेव के जैसा आपको ट्रीट किया जाएगा। इसको हम बोलते हैं साइबर स्लेवरी। आपसे काम क्या कराया जाएगा? आप इंडियन हैं, आपको इंडियंस को एक तरह से स्कैम करेंगे। वहां से आपको कॉल पे कॉल करना है, कॉल उठाना है और आपको एक एक करके सब लोग को स्कैम करने की कोशिश करनी है। डेली आपको टारगेट दिया जाएगा। अगर आप टारगेट नहीं मीट कर रहे हैं तो फिर आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, मेंटली अब्यूज किया जाएगा, सेक्सुअली अब्यूज किया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ अभी जो रिसेंट ट्रेंड में साइबर स्लेवरी हमने देखा है कि बहुत बढ़ रहा है और अलग अलग कंट्री से स्कैम किया जा रहा है और इंडिविजुअल्स को अलग अलग फॉर्म में स्कैम किया जा रहा है। दूसरा, बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों में हमने देखा है इश्यूज ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज बहुत ज़्यादा, CSAM रिलेटेड अब्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है
तो अगर आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, और वो इंटरनेट पे गेमिंग, जैसे कि अब बहुत सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अब ई स्पोर्ट्स गेमिंग टूर्नामेंट्स होते हैं, तो लोग मल्टीप्लेयर गेम्स आजकल खेलते हैं। अगर ये मल्टीप्लेयर गेम्स खेल रहे हैं और बहुत टाइम अगर उस पर स्पेंड कर रहे हैं, तो चांसेस आर कि मतलब एक तो है वेलबींग का इशू होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम अगर आप इंटरनेट पे स्पेंड कर रहे हैं, मान लीजिए 24 घंटे में 20 घंटे आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आपका मेंटली और आपके फिजिकल हेल्थ पे भी असर पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल वेलबींग। तो डिजिटल वेलबींग पे इश्यूज होने नजर आते हैं। दूसरा क्या कि इन मल्टीप्लेयर प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बहुत सारे स्ट्रेंजर होते हैं जो आपसे कनेक्ट करते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, आपसे दोस्ती करते हैं, और फिर आपको फर्दर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारा स्कैम नेटवर्क, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एप्लीकेशन जैसे यूपीआई या पेटीएम इस पे हो रहा है, बट अलग अलग प्लेटफॉर्म, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हो, यहाँ पे भी आपको सतर्क करने की जरूरत है, क्योंकि क्राइम इन प्लेटफॉर्म से भी बढ़ रहा है यहाँ पे। तीसरा अगेन जो इशू जो मैं बताऊंगा, अगर साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, ये सब फिर भी कॉमन है, बहुत सारा केसेस कॉमन है। बट फाइनेंशियल फ्रॉड में एक मेजर क्राइम हमने देखा है, जैसे इंस्टेंट लोन स्कैम्स। और आपको एक तरह से बता दें, क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं फुल फ्लेजेड प्रेजेंटेशन मोड में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको बेसिक बातें बता रहा हूँ कि आप बस ये याद रखें कि आपको कभी भी कोई बहुत ही बढ़िया अट्रैक्टिव ऑफर दे रहा हो जिस पे आपको विश्वास ही नहीं हो रहा हो, तो आप समझिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। या तो ऑफर एकदम ऐसा दिया जाएगा जिसको नहीं बोलना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। दूसरा तरीका है कि आपको या फिर डराया जाएगा, वो लोग कॉल करेंगे, स्कैमर्स कॉल करेंगे और आपको बोलेंगे कि आपका क्रेडिट कार्ड अभी ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, अगर आपने इमीडिएटली एक्शन नहीं लिया। तो ये एक दूसरा तरीका है। कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी के नाम से वो फ़ोन करेंगे कि आपका इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायर हो रहा है, आप पेमेंट करो, आप अगर नहीं पेमेंट करेंगे तो आपका सब कुछ बंद हो जाएगा। तो ये एक डराया जाएगा। तीसरा है रोमांस स्कैम। सो एक हुआ अट्रैक्टिव ऑफर्स, दूसरा हो गया आपको डराने वाला स्कीम उनका, और तीसरा हो गया रोमांस स्कैम, यानी कोई डेटिंग वेबसाइट से एक बहुत सी सुंदर सी महिला या एक पुरुष एक इनविटेशन भेजेंगे आपको, और आपको कहेंगे कि आप मेरे साथ जुड़ो। एक बार आप जुड़ेंगे, फिर उसके बाद आपको अलग अलग तरीके से आपको इमोशनली आपसे कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, रिलेशनशिप ऑनलाइन बनाने की कोशिश करी जाएगी। और फिर एक बार जब आप एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो फिर तभी है कि वो सडनली आपके पास मैसेज आएगा कि मैं आ रही हूँ आपसे मिलने के लिए, एयरपोर्ट पे मैं फंस गई हूँ, मुझे इमीडिएटली पैसे की ज़रूरत है यहाँ पे। तो इस तरह से क्या है कि एक बार आपने पैसे भेजा, और वो जो पर्सन है वो सडनली गायब हो जाएगा। तो ये तीन तरीके हैं प्राइमरली जिससे स्कैम हो रहे हैं, तो आपको यही तीन याद रखना है। नथिंग, देर आर नो फ्री लंचेस, कोई फ्री लंच नहीं है। ना पहले हुआ करता था, ना अब डिजिटल दुनिया में होता है। अगर कोई आपको इंस्टेंट लोन दे रहा है कि आप ये ले लो, कोलैटरल फ्री लोन, 10 लाख का लोन, 0% इंटरेस्ट, 5 साल में लौटाओ, ये सब साइंस हैं कि कुछ गड़बड़ है। कोई आपको वर्क फ्रॉम होम ऑफर दे रहा है कि आप 2,000 से 3,000, ये कोविड टाइम में बहुत पॉपुलर हुआ था, हमने रिपोर्ट भी साइबर पीस ने निकाला था कि आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, 2,000 से 5,000 रुपया कमाओ घर बैठे, और आपको कुछ नहीं करना है, बस इस ग्रुप पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस ग्रुप पे क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड में आपका फोन हैक हो जाएगा, और आपके फोन का सारा डेटा, आपका फोन का कैमरा, माइक्रोफोन, मैसेजेस, सब कुछ एक इनफेक्ट पर्सन के कंट्रोल में हो जाएगा। तो इसको ये फाइनेंशियल फ्रॉड के ये तरीके। अब नाउ एडवांस, अब आप क्या हो रहा है कि अब हम नए टूल्स की बात करें। एआई अभी बजवर्ड बना हुआ है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सब यूज कर रहे होंगे। शायद अगेन 2 साल पहले अगर मैं आपसे पूछता एआई के बारे में, तो बहुत कम लोग जानते कि हम एआई क्या है। आज के दिन में चैट जीपीटी हर किसी के मोबाइल फोन पे है, और हर कोई चैट जीपीटी किसी ना किसी फॉर्म से यूज कर रहा है। अब ये चैट जीपीटी का यूज क्रिमिनल भी कर रहे हैं, एआई का यूज क्रिमिनल भी कर रहे हैं, और अब आपका वीडियो क्लोन करना बहुत ही इजी हो गया है। इजीली किसी का भी वीडियो क्लोन किया जा सकता है विद इन सेकेंड्स। मैं चाहूँ तो एक किसी का भी वॉइस सैंपल उठा लूँ और उसके वॉइस में बात कर सकता हूँ, किसी का वीडियो सैंपल उठा करके उसके भाषा में बात कर सकता हूँ। तो इट्स ऑल वेरी इजी एंड वेरी सिंपल आज के दिन में। और इसलिए अब क्या है कि डीप फेक्स का
बहुत सारा अभी देखा गया है, और कम्युनिटी बहुत इम्पैक्ट हो रही है डीप फेक्स और फेक न्यूज़ मिस इन्फॉर्मेशन से। तो एज अवेयर इंडिविजुअल्स आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि आप हर कुछ सीधे शेयर ना करें, चीज़ों को सोच समझ करके, क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे आता है कि आप कोई भी चीज़ के बारे में सोचें, क्या ये न्यूज़ सही है, उस न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा गूगल सर्च कर लें, सर्च करके देखें, आपको पता चल जाए कि ये न्यूज़ जनरली सही है गलत है। और कुछ कुछ प्लेटफॉर्म फोरम्स भी है जो, जैसे अब संतोष जी ने इस चीज़ का मेंशन किया कि एक तरह का सर्टिफिकेट प्रोग्राम, मैं उस चीज़ को हाईली सजेस्ट करूँगा, क्योंकि जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, आप सब एज इंडिविजुअल आप सबको उन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करने की ज़रूरत है। सिर्फ आपको जानना होगा कि क्या टूल्स है, क्या प्रोसेस है, किस तरह से मैं इस टूल को यूज करके आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि मैं ये इमेज सही है या गलत है। अब ये एक टूल मैं आपको अभी बताता हूं जो हम लोगों ने डेवलप किया, इसका नाम है ट्रस्ट ट्रेस, TRUSTTRACE, trusttrace.net.in में। इनफैक्ट मेरे टॉक के बाद मैं सेशन में लिंक भी छोड़ दूंगा। इस लिंक पे आप जाएंगे तो आप कोई भी वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट कंटेंट को आप अपलोड करेंगे, तुरंत में वो बता देगा कि ये वीडियो फेक वीडियो है, और इसका प्रोबेबिलिटी स्कोर दिया जाए कि 90% ये वीडियो फेक है। आपको पूरा डेटा आपके सामने वहां पे आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जो आपको जानने की जरूरत है, जो आपको फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, डीप फेक से बताएगी। साथ ही साथ आप बहुत सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे PIB है, PIB फैक्ट चेकिंग यूनिट है। PIB फैक्ट चेक क्या करता है, इस तरह के न्यूज को बस्ट करता है, आपको कॉन्स्टेंटली बताता है कि कौन से न्यूज सही है। जैसे अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, अभी अनंत अंबानी का एक फेक वीडियो, डीप फेक वीडियो पूरा सर्कुलेट हो रहा था इंटरनेट में, जिसमें अनंत अंबानी के वॉइस में उनका फेस, सब कुछ उनका था, और वो वीडियो में कह रहे थे कि आप एक इन्वेस्टमेंट स्कैम करो, सॉरी इन्वेस्टमेंट करो, और एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहे थे कि ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको, मान लो आप 25 रुपए डाल रहे हैं तो उसका दुगुना मिलेगा, 50 रुपए मिलेंगे। तो ये सब सब एक तरह से फेक चैनल्स होते हैं। अगेन, इफ एनीथिंग इज टू गुड टू बिलीव, सिंपल मंत्रा यही है कि अगर कोई चीज आपको जरूरत से ज्यादा सही लग रहा है तो आप समझिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और उसी समय एक स्टेप बैक ले लें और उसके बाद रिसर्च करें तभी जाएं। तो कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, चाहे आपको कोई पैसे आपको दुगना करके दे भी दे, केसेस ऐसे भी हुए हैं जहां पे आपको लोगों ने आपको बोला, ट्रेडिंग कंपनी ने या इस तरह की कंपनी ने रीच किया, आप बोला आप 5,000 डालो, हम 10,000 देंगे, करके दे देंगे। वो एक बार करके देंगे, 2 बार करके दे देंगे, 25 का 50 कर देंगे। और जब आपको वो भरोसा जीत लेंगे तो उसको आप बोलेंगे कि अब ये, अभी आपने 50,000 डाला, अब आप 5 लाख डालो, क्योंकि हम 5 लाख को 10 लाख कर देंगे। तो ऑब्वियसली हम सोचेंगे कि अगर इन्होंने पहले मेरा 5,000 का 10,000 किया, 25,000 का 50 किया, तो अब ये 5 का 10 भी कर देंगे, और हम ट्रांजैक्शन कर देंगे। एक बार ट्रांजैक्शन कर दिया तो वो सारे पैसे चले जाएंगे। तो ये सब कुछ मेजर इश्यूज है, मेजर क्राइम्स है, जो कि हमें जानने की जरूरत है। साइबर सिर्फ फ्रॉड्स तक ही सीमित नहीं है, अब उससे एक तरह से ट्रैफिकिंग भी हो रहा है। जैसे मैं बताया, स्लेवरी के भी केसेस आ रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो एज इंडिविजुअल वी शुड बी अवेयर। तो सबसे बड़ा सिक्योरिटी टिप आपके लिए ये है कि आप इन चीजों को जानते रहें, कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहें, और कभी भी किसी पे आंख बंद कर भरोसा ना करें। OTP जो होता है, वन टाइम पासवर्ड, हमेशा ट्रांजैक्शन जब किया जाता है तब OTP डाला जाता है, ना कि पैसे रिसीव करने के लिए। ये छोटी छोटी चीज आपको जानने की जरूरत है। पासवर्ड जो आपका होना चाहिए, पासवर्ड एक तरह से बड़ा होना चाहिए, 8 कैरेक्टर से ऊपर का होना चाहिए। पासवर्ड में अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर्स का मिश्रण होना चाहिए। उस तरह के पासवर्ड को आप रखें ताकि वो इजी हैक ना हो। अगर आप ईमेल यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करके, 2FA एक आप कह लें एक सेटिंग्स होता है, उसको इनेबल करना है। व्हाट्सएप में भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में होने की ज़रूरत है, आपके ईमेल्स में होने की ज़रूरत है। अगर आप किसी NGO से आ रहे हैं तो अगेन आप ध्यान में रखें कि आप लोग जनरली गूगल स्वीट का यूज़ करते हैं, G Suite का यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ को आप को इनेबल करके रखें ताकि वो सब सेटिंग्स रहे, और तो और कोई भी आपके साथ फ्रॉड ना कर सके। मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है,
तो मैं क्विकली अपने फाइनल टिप्स को देख के और आपको एक रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म ही बताऊंगा। एक टिप के फॉर्म में मैं ये भी बताऊंगा कि प्रिवेसी सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिवेसी, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स में उसमें प्रिवेसी सेटिंग्स करके रखें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपका बिना आपके कंसेंट के कोई नहीं देख पाए। लॉगिन अलर्ट्स हैं, प्रिवेसी सेटिंग्स। आप कोई भी प्लेटफॉर्म में जाइएगा तो वहाँ प्रिवेसी चेकअप करके लिखा आएगा, उस प्रिवेसी चेकअप को आप इनेबल करें, और प्रिवेसी चेकअप पे जाके वो सेटिंग जो जो बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप में मेरा डिस्प्ले स्टेटस सिर्फ मेरे को दिखना चाहिए या मेरे फ्रेंड्स को दिखना चाहिए, ना कि एवरीवन होना चाहिए। तो वो सब सेटिंग्स को आप ओनली मी या फ्रेंड्स ओनली तक ही सीमित रखें। कभी कुछ गड़बड़ हो जाए, क्योंकि 100% सिक्योरिटी कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है, बस इतना ध्यान रखें कभी कुछ हो जाए तो डरे नहीं। रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अगेन संतोष जी ने उसके बारे में बताया कि लॉज रूल्स रेगुलेशंस भी हैं। एक हमारे साथी लॉयर भी यहाँ पे हैं, तो वो आपको बताएं कि भारत सरकार ने ऑलरेडी डीपीडीपी एक्ट 2023 जो है, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आ चुका है, जो हमें सेफ गार्ड करता है। आईटी रूल्स 2021 है, जो अगेन इंटरमीडियरीज को लाइबल बनाता है। तो अगर आपका कुछ हैक हो गया, कोई भी अकाउंट अगर हैक हो गया, चाहे वो इंस्टाग्राम अकाउंट ही क्यों ना हो, आप इमीडिएटली अपने अकाउंट को वापस ले सकते हैं। अगर आपको प्लेटफॉर्म को आप जाके रिपोर्ट करते हैं, अगर प्लेटफॉर्म को रिपोर्ट करने से जवाब नहीं मिला आपको, तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज ग्रीवांस एपलेट कमिटी कॉल्ड GAC। तो gac.gov.in इज द वेबसाइट। वहां पे आप जाइएगा और अपना रिपोर्ट कीजिएगा। आपको भारत सरकार भी मदद करेगी आपका अकाउंट वापस लेने में। देन थर्ड पॉइंट इज cybercrime.gov.in। इस पोर्टल को याद रखें, बहुत आसान है, cybercrime.gov.in। और इसके साथ एक नंबर है 1930। कुछ भी हो जाने पे आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं cybercrime.gov.in 1930 पे, घर बैठे ही। बट प्लीज रिपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप रिपोर्ट करें, टाइमली रिपोर्ट करें, क्योंकि गोल्डन आवर में अगर आप रिपोर्ट करते हैं, आपका आपका पैसा रोका जा सकता है। आपके साथ जो गलत हो रहा है उस चीज़ को रोका जा सकता है। अगर आप 2 दिन के बाद जाग रहे हैं, तब तक बहुत सारा डैमेज हो जाता है, और फिर रिकवरी करना पैसों का बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो यही कुछ चीज़ों के साथ मैं इनफैक्ट अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक अच्छी रिसोर्स बुक है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। CBSE स्पेस साइबर पीस आप टाइप कीजिएगा गूगल पे। सारे जो टिप्स मैं अभी आपको वर्बली बता रहा हूँ, बहुत सारे वीडियोस, कंटेंट, स्टेप बाय स्टेप है, किताब है, मतलब जो उसमें ये चीज़ें हैं जो कि आप जा करके आप देख सकते हैं, और उसको फॉलो करके आप उसको इनेबल कर सकते हैं इस किताब के माध्यम से। तो इसको आप ज़रूर आप डाउनलोड करें। और लुकिंग फॉरवर्ड, और भी क्वेश्चंस होंगे तो मैं बाकी सेशन में आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much. So we know this is a very interesting and vast topic, but due to time constraints, we'll have to limit. We are quite sure there is so much to take away from this discussion for all of us present today. Thank you so much, sir. Now, moving forward, I would like to introduce our second speaker of today, Mr. Anil Salshringikar, lecturer, National Forensic Science University, with PhD in cyber psychology and crime scene management. He is experienced in cybercrime investigation and digital forensics. His discussion for today will be around cyber hygiene management. Good afternoon, everyone. Hope I am audible. Yes, sir. Yes, you're audible. Yeah, so first of all, it was a very nice session by Mr. Vineet Kumar and followed by Santosh Gupta ji, the owner of this organization. So basically, I have made a small slide regarding the same. Okay, just you can skip, or if you want, I can share it from my end so that it would be easy for the changes. If you want, I can share it from my side. Yeah, sure, sir. You can share it from us. या सो बेसिकली साइबर हाइजीन मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि एक पहले लाइफ का ऐड आता था कि हमको हाइजीनिक रखने के लिए 20 सेकेंड्स में हम जो है हैंड वॉश, हम 20 सेकेंड हम हैंड वॉश करते हैं तो हमारा हाथ जो है जर्म फ्री होता है, हाइजीनिक हो जाता है। सो सेम कॉन्सेप्ट, सेम साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट अप्लाइज हियर। एक बीच में यूट्यूब पे बहुत पहले वीडियो आया था कि 20 सेकेंड्स में आपका फोन कैसे, आपको या आपके फोन का 20 सेकेंड्स में ही एक्सेस ले सकता है, जैसे सर ने भी बताया भी बहुत सारी चीजें। सो बेसिकली स्टार्ट करने से पहले एक मिनट में एक बात, केस स्टडी बताना चाहूंगा। अभी करंट ट्रेंड में क्या चल रहा है कि आपके पास स्विगी का अभी चल रहा है, स्विगी का आपके पास ऑफर के लिए यू गेट एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मिलने के बाद क्या होता है कि वो हमको बोलते हैं इंस्टॉल करने के लिए,
वो सेम स्विगी जैसे ही दिखता है। आपने जैसे ही वो इंस्टॉल किया, आपने जहां पे क्लिक किया अलाउ अलाउ अलाउ, हम देखते नहीं है कोई भी ऐप। हम यहाँ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हम कोई भी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो कभी हमारे में से बहुत कम लोग होंगे, एक हाथ दो ही जन होंगे जिसने पूरे टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ पे रीड किए होंगे। आप आपका एक्सेस उनको दे देते हैं। जैसे ही आपने वो स्विगी का ऐप इंस्टॉल किया, स्विगी जैसा दिखेगा, आपको ऑफर भी दिखेगा। जैसे एग्जांपल, आप कुछ अर्बन डोसा से आप डोसा ऑर्डर कर रहे हैं, 170 रुपीज़ का है। उस ऐप में आप जाएंगे तो वो चीज़ आपको 60 रुपीज़ में दिखेगी या 70 में दिखेगी विद डिलीवरी। आप ऑर्डर प्लेस करने जाएंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये लोग अभी जो लेटेस्ट ऐप है उसमें ऑर्डर भी प्लेस होता है आपका ऑफिशियली, वो लोग बैकएंड से ऑर्डर प्लेस करते हैं। बट जैसे ही आपने अलाउ अलाउ किया ऐप इंस्टॉल करते समय, जितने भी आपके फ़ोन का डिटेल है, एक्सेस बुक है, लॉग बुक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, गैलरी है, वो सब उनके पास चला जाता है। तो ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन जैसा मैडम ने भी दिया। और ये हम बेसिकली बताएंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा टाइम, क्योंकि ओनली देयर इज अ 10 मिनट्स टाइम फ्रेम, सो ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं हो पाएगा। 10 मिनट्स में जितना पॉसिबल हो सके उतना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, फिशिंग, मैलवेयर, डेटा ब्रीचेस एंड आइडेंटिटी थेफ्ट, ये चार अभी करंट ट्रेंडिंग में जो चीज़ें चल रही है। फिशिंग का जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आप सेम दिखने वाला एप्लीकेशन, सेम दिखने वाली वेबसाइट और सेम दिखने वाली बुकिंग वेबसाइट, ये इन चीजों पे आपको ध्यान रखना है कि वो किस तरीके से है, वो ओरिजिनल है कि नहीं है, आपको कहाँ पे जाना है, क्योंकि विजिबिलिटी एग्जैक्ट सेम होती है। जैसे एग्जांपल, मैंने एक इन्वेस्टिगेशन किया था पहले, तो वर्लपूल का जो वेबसाइट था वर्लपूल.in, उसमें वर्लपूल का जो एल था दैट वाज रिप्लेस्ड बाय अ कैपिटल आई। सो वो दिखने में सेम दिखता है, बट ये लोग जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं उनका मोडस ऑपरेंडी यही होता है कि कस्टमर का पहले ट्रस्ट गेन करना होता है। आज के टाइम में, पहले के टाइम अलग था, फ्रॉड्स होने का पैटर्न अलग था। द करेंट पैटर्न ऑफ द फ्रॉड इज, फर्स्ट दे गेट योर इमोशनल सपोर्ट, देन दे ट्राई टू गेट योर कॉन्फिडेंस। एक बार आप उनके झांसे में फंस गए तो फिर आप उसी में रहते हैं और वो आपको डराते हैं। इसके लिए अब जो मैलवेयर का भी, मैलवेयर की भी जो बात है, मैलवेयर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हम बोल सकते हैं, जो मैलिशियस होता है, जो आपके फोन का या लैपटॉप का आपका एक्सेस पूरा उसमें ले सकता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंड्रॉयड है तो ही वो बैकएंड में एक्सेस ले सकता है। आईओएस में भी मॉनिटरिंग एप्लीकेशंस होते हैं जो बैकएंड में इंस्टॉल हो जाते हैं आपने एक्सेस देने की वजह से, तो आपका जो एप्पल का फाइल सिस्टम है वो भी वहाँ पे विजिबल होता है। अभी ये कॉमन से फ्रॉड्स है ऑलरेडी, जैसे इसके बारे में तो सबने डिस्कस किया है, मैं एक शॉर्ट में बताऊंगा। बैंकिंग फ्रॉड, जो ऑनलाइन यूपीआई हमारे फ्रॉड्स होते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड एंड बैंकिंग फ्रॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में। आप कोई भी साइबर क्राइम देखिएगा दैट इज कनेक्टेड टू अ फाइनेंशियल फ्रॉड। देयर इज अ फाइनेंशियल एस्पेक्ट। क्राइम क्यों होता है, हमको हम रिपोर्ट करते हैं सब जगह, रिपोर्ट करने के बाद भी क्या स्टेटस है, कितने कंप्लेंट्स है, हमेशा एनसीआरबी रिपोर्ट जनरेट करता है कितने केसेस हुआ, कितना रिपोर्ट हुआ। सर ने ऑलरेडी नंबर्स बताए हैं, देर आर मेनी केसेस पेंडिंग। एफएसएल में भी केसेस पेंडिंग है, फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में, सेंट्रल फॉरेंसिक हो, हमारे यूनिवर्सिटी में भी हो, देर आर मेनी केसेस पेंडिंग, क्योंकि हमको पता नहीं होता है कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे उसका कुछ तो भी मोटिव होता है क्राइम करने का। एट द एंड ऑफ द डे जितना हमारा एनालिसिस है करंट ट्रेंड में, कि ज्यादातर चीजें होती है मनी बेस्ड की होती है आज के टाइम में। कोई किसी को डिफेम भी करता है, डिफेमेशन का केस हो, सेक्सटॉर्शन का केस हो, हैरेसमेंट का केस हो, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल का केस हो। एंड एज पर द लीगल एस्पेक्ट, जो कि तनिष भी आगे कवर करेंगे, बट एक लाइन में बताना चाहूंगा, चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज अ वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट, जहाँ पे शेयरिंग ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी, शेयरिंग, व्यूइंग, ब्रॉडकास्टिंग एंड डाउनलोडिंग इज ऑफेंस। किसी ने आपको भेजा भी तो आपको पहले रिपोर्ट करना है, जैसे सर ने बताया रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म cybercrime.gov.in। और फीमेल्स के लिए, और या फिर अगर आपको एनोनिमसली भी रिपोर्ट करना है, कोई वुमेन के साथ कुछ हुआ है या कोई चाइल्ड के साथ जिसका वीडियो आपको पता चल रहा है कहीं से आ रहा है, तो आपको रिपोर्ट करना है इमीडिएटली। क्योंकि अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया तो नेक्स्ट जब वो एनसीआरबी का रिपोर्ट आता है, टिप लाइन जनरेट होती है, हर एवरी मंथ टिप लाइन जनरेट होती है आपके फोन में, अगर उसका चाइल्ड पोर्नोग्राफी का एक्सेस है तो वो दैट इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस, जिसकी वजह से जो है आगे के लीगल प्रोसीडिंग्स भी होती है। सो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, कि सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं बताना चाहूंगा, कि व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप की सेटिंग में जाके हमारा हमेशा चीजें ऑटो डाउनलोड पे क्यों रहती है। मुझे ये समझ भी नहीं आता कि हमको इतना क्या सोशल मीडिया या इतना क्या हम जो रील्स वगैरह देखते हैं, जो हमारे पास एडवर्टीजमेंट्स आती है, इंस्टाग्राम में तो आप खुद रील देखते हैं, बट व्हाट्सएप पे आपको ऑटो डाउनलोड पे अगर कुछ है, आप किसी ग्रुप में ऐड हो गए, किसी ने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली वहां पे कोई सीसैम मटेरियल भेज दिया, या फिर कोई मैलवेयर रिलेटेड, जैसे मैंने स्विगी का ऐप बताया, या फिर कोई ऐसा ऑफर भेज दिया,
तो हम उस पर क्लिक क्यों कर रहे हैं? इसलिए आगे मैंने टिप्स मेंशन की हुए, थिंक बिफोर यू क्लिक। वेरी फर्स्ट टिप फ्रॉम माय साइड टू एवरीवन, पहले सोचो फिर क्लिक करो। हमको पहले देखना है चीजें कैसी है, जेन्युइन है कि नहीं है। आज के टाइम में आधार कार्ड, गवर्नमेंट का डेटा, ये सारी चीजें एट द एंड ऑफ द नीचे जो भी पॉइंट्स मेंशन है, डेटा ब्रीचेस, रैंसमवेयर अटैक, फिशिंग, मोबाइल ऐप फ्रॉड्स, ये सब कुछ एट द एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल से ही कनेक्ट होता है। सो और इसमें भी अगर टेक्निकली एज अ इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, हाइजीन टिप्स में एज अ इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देना बेटर मैं समझता हूं, क्योंकि हम नॉर्मली एज अ साइबर सेफ्टी, साइबर अवेयरनेस जो हमारा चलता है, उसमें बेसिकली हम जनरलाइज चीजें बताई जाती है कि लिंक पे क्लिक नहीं करना है, या फिर हमारा जो है आपको आपका प्राइवेसी सेटिंग जो है वो एकदम सिक्योर करके रखना है। ये सारी चीजें तो होती है, बट अगर आप इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो अगर मैंने आपको कोई लिंक भेजा है तो उसमें क्लिक आपने किया है, राइट, और आपने आपका यूपीआई आईडी मेंशन किया है, या फिर आपने आपका पिन और सीवीवी नंबर जो कार्ड का होता है, या फिर आपने आपका यूपीआई पिन जो 4 डिजिट या 6 डिजिट का होता है यूपीआई पिन, वो अगर आपने एंटर किया है, तो अगर इसको आप इन्वेस्टिगेशन एंगल से देखें, हम जब इसमें चेक करते हैं तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि आपने क्यों एंटर किया। तो इसलिए मेरा फोकस पॉइंट बताने का, ये पॉइंट बताने का यही सेंस है कि पहले थिंक बिफोर यू क्लिक। आप जो भी क्लिक कर रहे हैं, जहां पे भी जा रहे हैं, जो भी वेबसाइट पे जा रहे हैं, आप चेक कीजिए वो ऑफिशियल है कि नहीं है। कैसे चेक करना है? वेबसाइट HTTP, और वेबसाइट में एक डिजिटल सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट आप चेक कर सकते हैं कि जेन्युइन है कि नहीं है। और सेकेंडली, वेबसाइट की बात जाने के बाद, अगर जैसे मैं वर्लपूल का ऑप्शन, मैंने एक एग्जांपल सेट किया था, आप वर्लपूल की बात करें, कोई भी डिजिटल एप्लीकेशन अप्लायंसेस की बात करें आप, तो घर में हम होते हैं, घर में हाउस वाइफ होती है, या फिर घर में लोग होते हैं, ओल्ड एज के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं। अब कुछ ऑर्डर करना है, कुछ इश्यू हो गया, एग्जाम्पल कोई वेरी बेसिक मॉडस ऑपरेंडी इज लाइक, आप ओवन में खाना गर्म कर रहे हो, वो नहीं चल रहा है। अब आप क्या करेंगे? गूगल पे जाएंगे और आप सर्च करेंगे ओनिडा माइक्रोवेव कस्टमर केयर। अब आप फर्स्ट, ह्यूमन टेंडेंसी क्या कहती है, फर्स्ट लिंक पे जाके क्लिक करेंगे और वहां से नंबर लेके आप कॉल करेंगे। अब होता क्या है, ये नंबर कनेक्ट होता है स्पैमर के पास। अब इसमें नंबर कनेक्ट होता है स्पैमर के पास, फिर वही जैसे सर ने बताया कि वो आपकी डिटेल्स वगैरह मांग के आपको कॉन्फिडेंस में लेके आपसे पैसे ले लेता है। ये बात तो एक साइड में, बट अब ये देखिए कि वो ऐड ऊपर क्यों आता है। ऐड ऊपर इसलिए आता है, उसको हम ज्यादा इसलिए नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि मेरा एक वेबसाइट है, मैंने खुद का वेबसाइट बनाया, मैंने गूगल एडसेंस उसमें चलाया, मैंने उसमें बाकी और भी बहुत सारे एडवेयर्स और बहुत सारी चीजें चलाई, और मैंने उसको पे किया कि वो ऐड ऊपर दिखे। तो आप जब सर्च करेंगे तो वो ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर आएगा। अब एक पॉइंट ये कि आप रिपोर्ट, आप जैसे ही आप रिपोर्ट करने को जाएंगे, अगर आप लोग रिपोर्ट करेंगे, जितना ज्यादा रिपोर्ट होंगे ऐसी वेबसाइट्स, ऐसे एप्लीकेशंस, ऐसे फ्रॉडस्टर, उतना हमारा जो रिपोर्टिंग डेटाबेस है उसमें चीजें अपडेट होती जाएगी, चीजें हटती जाएगी। ऐसा नहीं है कि चीजें हटती नहीं है, टाइम टू टाइम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी काम करती है। अब हर बिकॉज मैंने मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर मैंने महाराष्ट्र साइबर के साथ काम किया हुआ है। सो यू नो, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल होता है, आप लोग जो भी कंप्लेंट करते हैं, हर कंप्लेंट को एक्नॉलेज किया जाता है, बट ड्यू टू द हाई वॉल्यूम ऑफ कंप्लेंट थोड़ा सा हमको उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए ये सब ना हो, किसी के साथ कभी कोई क्राइम ना हो, तो आपको ये बेसिक अवेयरनेस की टिप्स है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको यूज करना है। पासवर्ड के अंदर एक कैपिटल वर्ड होना चाहिए, एक स्मॉल वर्ड होना चाहिए, स्मॉल अल्फाबेट होना चाहिए, या फिर और कभी भी आपका पासवर्ड जो है, उसको आपका नाम, जनरली पासवर्ड क्या होता है, नाम अंडरस्कोर 1994, डेट ऑफ बर्थ @1994। ये चीज पता है क्रिमिनल्स को। हम जब फॉरेंसिक टूल्स यूज करते हैं, हमको किसी का फोन का पासवर्ड या फिर किसी का आईडी का पासवर्ड जो फ्रॉडस्टर होता है, उसमें अगर मुझे इन्वेस्टिगेट करना है, तो मैं डायरेक्ट उस कंपनी से उसका डेटा नहीं मंगवाऊंगा। फर्स्ट व्हाट आई विल डू, आई हैव अ डिक्शनरी, मैं एक डिक्शनरी बनाऊंगा। जैसे एग्जांपल, राहुल नाम के बंदे का मेरे पास फोन आया, उस बंदे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और नंबर, मैं ये डाल के आई विल क्रिएट मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो डिक्शनरी अटैक करके मैं उसका पासवर्ड ओपन करने का ट्राई करूंगा। इसीलिए आपको आपके पासवर्ड में कभी भी आपकी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, अब आपके नाम पे अगर किसी ने सिम कार्ड इशू किए हैं, ये अभी करंट में चल रहा है, एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट का वेबसाइट है, मैं चैट में ये ये हो, आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ रिमेनिंग 5 मिनट्स आई विल शेयर वन लिंक। वहां पे अगर आप रिपोर्ट करते हैं, वहां पे अगर आप लॉग इन करके आप चेक करते हैं, तो उसमें आपको वो बताता है कि आपके नाम पे कितने सिम एक्टिवेटेड है। तो अगर आपने उसको क्लिक करके रिपोर्ट किया, तो जिसके पास भी सिम कार्ड होता है वो डीएक्टिवेशन का मैसेज आ जाता है
की डीएक्टिवेट होना चाहिए, आपको री-वेरीफाई करना है। अब आप बताइए, अगर आपका सिम कार्ड किसी और के पास है तो वो तो री-वेरीफाई करेगा नहीं, तो एट द एंड ऑफ द डे द सिम कार्ड वुड बी क्लोज बिकॉज दैट इज अ फ्रॉड सिम कार्ड रजिस्टर्ड ऑन योर नेम। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ये होती है। अवॉइड क्लिकिंग ऑन लिंक्स, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। आप पब्लिक वाईफाई में जाते हैं, फ्री की चीज कुछ भी, नथिंग इज फ्री। 100% सिक्योरिटी इज अ मिथ और एवरीथिंग इज फ्री दैट इज ऑल्सो अ मिथ। जो भी चीजें फ्री में आप डाउनलोड करते हैं, फ्री के सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करते हैं, फ्री के गेम्स हम डाउनलोड करते हैं, उससे भी चीजें होती है। बहुत बार होता है कि पेरेंट्स आर अवेयर अबाउट द साइबर हाइजीन टिप्स, आजकल सबको पता होता है, बट व्हाट अबाउट द स्मॉल किड्स। तो मेरे को ये आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी एक रिक्वेस्ट थी कि आप लोग जब सेशंस आप कर रहे हैं तो छोटे बच्चों के लिए भी कीजिए, क्योंकि 6 क्लास का एक 6 ईयर ओल्ड किड इज ऑल्सो यूजिंग अ स्मार्टफोन। उनके पेरेंट्स को नहीं पता है वो बच्चा क्या लिंक पे क्लिक कर रहा है, कौन सा ऐप डाउनलोड कर रहा है, मॉड एपीके से डाउनलोड कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, अनऑफिशियल वेबसाइट से कर रहा है। फ्री का वाईफाई उसको मिल गया तो वहां पे वो कनेक्ट करके आपका इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे वो स्क्रॉल कर रहा है, वो रील देख रहा है, और बाय देखते देखते उसने किसी ऐड पे क्लिक कर दिया, या फिर किसी मेलिशियस कोई चीज पे क्लिक कर दिया। या फिर हमको ऑफर्स आते हैं इंस्टाग्राम पे कि हमको ये परचेस करना है, वो परचेस करना है, वहां पे हम अपनी डिटेल्स देते हैं बट वो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता है। सो देयर शुड बी, इन शॉर्ट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आपको जब भी कुछ भी, आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं, कोई भी आप प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो चेक कीजिए कि वो जेन्युइन है। सेकेंड थिंग, आप जब भी पेमेंट कर रहे हैं, देख सोच समझ के पेमेंट कीजिए। आप चेक कर सकते हैं वो प्लेटफॉर्म प्रॉपर है कि नहीं है, या आप किसी को पूछ सकते हैं। और देन नेक्स्ट इज HTTPS की वेबसाइट होना चाहिए, जिससे मैंने आपको बताया मॉड एपीके जो वर्ड यूज किया मैंने, उस टाइप की जो एप्लीकेशन होते हैं वहां से कभी भी कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं नहीं करना है हमको, अनट्रस्टेड एप्लीकेशन। और ये जो थर्ड पॉइंट है, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ ब्राउजर कैचे एंड कुकीज, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपकी जो कुकीज होती है, आप कभी भी स्क्रीनिंग, आप कभी भी नॉर्मली आप व्हेन यू आर स्क्रोलिंग द इंटरनेट, समटाइम्स यू माइट सी सम ऑफ द पॉपअप्स अवेलेबल। So the pop-up say, do you want this website to access to your cookies? We are like allow, क्योंकि हमको वो वेबसाइट देखनी होती है, हम अलाउ कर देते हैं। आपने कुकीज को अलाउ किया, हो सकता है कि कुकी किसी एडवेयर से कनेक्टेड हो, आपके सिस्टम की डिटेल्स उसके पास चली जाए, आपके फोन की डिटेल्स उनके पास चली जाए, या फिर वो आपके फोन में रिमोटली कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दे, क्योंकि परमिशन भी आपने दी होती है। ऑटोमेटिकली कोई ऐप इंस्टॉल नहीं होता है, आपने एटलीस्ट इंस्टॉल पे क्लिक किया होता है। तो ये सारी चीजें होती है। पॉपअप ब्लॉकर्स आप डाल सकते हैं फ्री। क्रोम के इन इन गूगल क्रोम बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। फेक वेबसाइट्स और ऑनलाइन स्कैम्स का गवर्नमेंट जो रिपोर्टेड वेबसाइट्स होती है उसकी भी लिस्ट भी वहाँ पे पब्लिश होती है, तो आप चेक कर सकते हैं कि आप जो वेबसाइट पे जा रहे हैं वो जेन्युइन है कि नहीं है। ओटीपी आप किसी को नहीं देना, ऑलरेडी ये चीज सर ने भी डिस्कस किया। और बैंकिंग के लिए ऑफिशियल एप्लीकेशन से यूज करना है। बट करंट में क्या है, जैसे HDFC, ICICI, SBI की मैं बात करूं, तो अगर आपके फोन में कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल्ड है, जैसे कि एनी डेस्क, टीम व्यूअर, अल्ट्रा व्यूअर, या फिर कोई भी ऐप जो आपके फोन का कंट्रोल ले रहा है, अगर वो इंस्टॉल्ड है तो आपका इंटरनेट बैंकिंग का एप्लीकेशन ओपन ही नहीं होगा। वहां पे ऑप्शन आता है, डू यू वांट टू स्टिल कंटिन्यू, तो आपको वो नहीं करना है। अगर आपको कोई ऐप, कोई बैंक का ऑफिशियल एप्लीकेशन, अगर आपको वो ऐसा पॉपअप दे रहा है कि देर इज समथिंग इन योर फोन वी कैन नॉट कंटिन्यू, तो आपको देखना है। और मेरा सबको सजेशन है कि एवरी वीक, जैसे हम घर की वीक में, वीकेंड में, वी क्लीन आवर होम्स, हम घर की साफ सफाई करते हैं ना, डीप क्लीनिंग, हर वीकेंड पे मेरा सजेशन है आपका फोन ओपन कीजिए, सेटिंग में जाइए, एप्लीकेशन में जाइए, वहां जाके स्क्रॉल करके देखिए कौन से एप्लीकेशन है आपके फोन में। क्योंकि अगर मैंने कोई ऐप हाइड किया हुआ है तो मुझे मेरे होम स्क्रीन पे या ड्रॉवर पे नहीं दिखेगा, मुझे एप्लीकेशन में जाके देखना पड़ेगा। मॉनिटर अकाउंट एक्टिविटी रेगुलरली, दिस इज बेसिकली फॉर, अगर आप आपके कोई आपका कोई बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, या फिर कोई आपके जूनियर्स है, या फिर आपके किड्स हैं, उनको अगर आप फोन दे रहे हैं तो एक्टिविटी मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप फोन में देख सकते हैं, अगर आपने आपका फोन आपके फ्रेंड को भी दिया हुआ है तो उसने क्या फोन में यूज किया, कितना स्क्रीन टाइम था, कितनी उसने इंस्टाग्राम में कितना देर यूज किया, या फिर कौन सा लिंक पे क्लिक किया, ये सारी चीजें भी देखी जा सकती है। ट्रांजेक्शन अलर्ट्स हमेशा ऑन होने चाहिए। इन ये सेट ट्रांजेक्शन अलर्ट, इसमें मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा लेना चाहूंगा कि ये जो चीज है ये बहुत, मतलब बुरा लगता है ये देख के, बट अभी तक मतलब एज पर माई हिस्ट्री, मैंने मतलब अप्रोक्सीमेटली 2000 to 3000 मोबाइल फोन इन्वेस्टिगेट किए, उसमें से 80% मोबाइल फोन में ऑल द नोटिफिकेशन सेट टू ऑफ। क्यों? हमको नोटिफिकेशन ऑफ ही क्यों रखना है? आपका नोटिफिकेशन ऑफ रहता है,
जीमेल का नोटिफिकेशन जनरली का बंद होता है, एसएमएस का नोटिफिकेशन बंद होता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, स्नैपचैट, सब चीज़ के नोटिफिकेशन बंद होते हैं। क्यों? नोटिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है कि अगर फॉर एग्जांपल करेंटली अभी मेरे साथ ही हुआ है, मेरे मेल पे भी एक दो दिन से मेल आ रहा है कि सब ट्विटर का कोड आ रहा है, जबकि मैं एम नॉट यूजिंग ट्विटर सिंस लास्ट 1 ईयर। सो हो सकता है कोई मेरा ट्विटर अकाउंट यूज़ कर रहा हो, तो मुझे पता चला उससे क्योंकि मेरे नोटिफिकेशन ऑन थे। तो इसलिए आप लोग सब नोटिफिकेशन और सारे जितने भी ट्रांजेक्शन के अलर्ट्स हैं, नोटिफिकेशन के अलर्ट्स है, वो आप सारे फोन में अपने ऑन रखिए। और फेक कस्टमर केयर पे आप जो है वो कॉल ना करें, और थोड़ा सा उसमें भी, थोड़ा सा चीजें उसमें भी देख के वो करें। बस मैं लास्ट के 2 मिनट और लेना चाहूंगा। हाँ, ये सो डाउनलोड डिसेबल लॉक एनेबल अपडेट, ये बेसिक से टिप्स है। ये पीपीटी, आई माई रिक्वेस्ट टू द होस्ट की पीपीटी शुड बी शेयर्ड विद एवरीवन, सो दैट इज नो प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड। पीपीटी आप भेज देंगे तो सारे टिप्स इसमें मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे भी बेसिक चीजें दी हुई है। और आईटी सिक्योरिटी पॉलिसीज, बस ये 1 मिनट बोलूंगा मैं, फिर देन आई क्लोज इट। जो भी आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करते हैं, सो इट इज योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो द आईटी सिक्योरिटी गाइडलाइंस जो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन ने दी हुई है। अगर आपको मना किया है कि पेन ड्राइव नहीं लगाना है, तो यू शुड नॉट अटैच। वाई? बिकॉज आपके एक पेन ड्राइव लगाने से पूरा ऑर्गेनाइजेशन को भी इफेक्ट हो सकता है। ये ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पॉइंट यूज किया था। अगर आपको कोई भी रिमोट सर्विसेज यूज करना है तो आप वीपीएन का यूज कर सकते हैं। और 1.1.1 इज अ फ्री वीपीएन विच यू कैन यूज टू एक्सेस थर्ड पार्टी। वो भी अगर आपके फोन में कुछ इशू है, ट्रबल शूट है, आप नहीं जा पा रहे हैं, तो ही आप यूज कीजिए। बट आई विल नॉट सजेस्ट टू यूज एनी रिमोट एप्लीकेशन। बट अगर करना है तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड देन क्वेश्चन आंसर में वी कैन टेक। Thank you so much, sir. That was a very interesting session and very rightly said. We will surely take your advice on workshops for kids as well. Really hope that it was a learning experience for all the participants present today. Now, let me introduce to our last speaker for today, Mr. Tanish Rai. He is the co-founder of Cyber Infoga, specializing in the critical domains of digital forensics, dark web investigation, and threat hunting, dedicated to supporting the efforts of organization and law enforcement agencies in combating cybercrime and cybersecurity measures. Tanish, over to you. Good evening, everyone. Thank you for the stage. Good evening, Santosh sir, Karishma ma'am, Anil sir, and Vineet sir. So it's amazing opportunity to have a stage sharing with you guys. So I'll just keep a bit very quick session with all of us because most of the thing was already said. Uh, पर मैं एक चीज जो विनीत सर ने बोला था, अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है देन यू नीड टू रिपोर्ट इट इन द गोल्डन आवर, राइट? सो द थिंग इज, कई लोगों के क्वेश्चंस होते हैं व्हाट इज द गोल्डन आवर, राइट सर? आई गेस आपको भी कई बार ये क्वेश्चन आया होगा कि गोल्डन आवर क्या है। सो बेसिकली फॉर नॉर्मली 24 to 48 आवर्स होते हैं, वेयर एज इफ इन केस अगर आपका ट्रांजेक्शन काफी बड़ा है या फिर कुछ एक्सेसिव सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गई हुई है, एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू ओनली हैव 24 आवर्स। आपको आपके बैंक मैनेजर जो होम ब्रांच मैनेजर है उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा एट द सेम। I would request the participants to kindly mute themselves. Sorry, Tanish, you Am I can audible? continue. Yeah, you can Yeah. continue. So द गोल्डन आवर इज बेसिकली द 24 आवर्स। अगर काफी सेंसिटिव या बड़ा ट्रांजेक्शन हो रहा है फॉर एनी ऑफ द बैंकिंग ट्रांजेक्शन यू आर हैविंग, फॉर फाइनेंशियल नीड्स और फॉर एनीथिंग विच हैज हैपेंड विथ यू, फाइनेंशियल फ्रॉड और एनीथिंग, अगर फाइनेंस इन्वॉल्व है, इट्स जस्ट 24 आवर्स। इन्फॉर्म योर ब्रांच मैनेजर एंड कॉन्टैक्ट पुलिस, नियर बाय पुलिस स्टेशन, मेक अ कंप्लेंट ओवर देयर एंड देन प्रोसीड। सो कैन आई हैव द कंट्रोल ऑफ द स्लाइड? Tanish, you can share the slides from your side if that's okay. Sure. Yeah, we will stop sharing. I hope my screen is visible to everyone. Yes, it's visible. Yes. So we will just cover these 5 topics. सभी आई गेस इजी रहेगा सभी को समझने के लिए, एंड क्योंकि काफी कुछ विनीत सर और अनिल सर ने कवर कर लिया है तो हम बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। सो बेसिकली इम्पोर्टेंस क्या है, हमें
साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस साइबर थ्रेट से बचने के लिए, अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बचाने के लिए, फॉर ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस को आगे रन करते रहने के लिए, एंड फॉर द नेशन टू सेफगार्ड देयर पब्लिक, एंड जो भी नेशनल डिफेंस के हित में है उस पर्टिकुलर रीजन से हमें इंपॉर्टेंट है। देन डेटा प्राइवेसी, अगेन पर्सनल इंफॉर्मेशन आपका प्रोटेक्ट करने के लिए है, लीगल रेगुलेशंस का कंप्लायंस करने के लिए है, एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि सबको अपनी प्राइवेसी पसंद है। देन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। सो पहला, रैपिड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग, वी आर नाउ, एज संतोष सर राइटली मेंशन कि 2020 से काफी ज्यादा साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं। सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम डिजिटल रिवॉल्यूशन काफी स्पीड से बढ़ रहा है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी नीड टू हैव साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया with a good pace so that we can cope up with every cyber threat. Then e-governance initiative, क्योंकि काफी सारे ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स, जो गवर्नेंस इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के, जितने भी प्रोसीजर्स है, मोस्ट ऑफ देम आर नाउ ऑनलाइन। तो हम ऑनलाइन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, वहां पे ऑनलाइन गवर्नमेंट भी क्रिएट हो रही है, इस बस से हमें जाना पड़ेगा। इंडिया में दो मुख्य एक्ट्स हैं जो आपका लीगल फ्रेमवर्क या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कवर करते हैं और आपको एक लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एक है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जो इनिशियली बना सिर्फ ई कॉमर्स वेबसाइट को और इंडिया में जो इंटरनेट का यूज करके बाय सेल हो रहा है उसके लिए बना था, बट नाउ अब ये साइबर सिक्योरिटी साइबर क्राइम को डील करने के लिए भी है, साथ साथ ई कॉमर्स के लिए भी। और अभी हाल ही में आया है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ये काफी टाइम से पेंडिंग एक्ट था और जब आया है काफी कुछ चेंज हुआ है। हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल है, हेल्थ डेटा है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, काफी हद तक हमारी बच रही है, सेव हो रही है। क्योंकि काफी हद तक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम पूरी इंफॉर्मेशन सिर्फ हमारे हाथ में है। हम कई बार सिर्फ छोटे छोटे ऑफर्स की लालच में, मैं खुद अगर मैं मेरा बताऊं, जब मैं चीजें नहीं जानता था तो मेरे साथ क्या होता था, मैं अगर एक नया यूपीआई ऐप आया जो बोल रहा है कि फॉर एवरी ट्रांजेक्शन गेट ₹2 और ₹5 एज ए कैशबैक, मैं ले लेता था। और मैं अपना पूरा पैन कार्ड दे रहा हूँ, अपना अकाउंट लिंक कर रहा हूँ, मैं अपना नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब दे रहा हूँ, रजिस्टर कर रहा हूँ, केवाईसी कर रहा हूँ। बट मैं ये नहीं देखता था कि यार मेरे को उस चीज की रिक्वायरमेंट है नहीं। सो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आपको वैसे तो सेफ गार्ड करता है, बट कई जगहों पे आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देन चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज जो हमारे पास है, सबसे बड़ा चैलेंज है वो साइबर थ्रेट्स। साइबर थ्रेट्स इसलिए लिखा हुआ है, एक बहुत बड़ा टर्म है साइबर थ्रेट, बट वो इसलिए लिखा गया है क्योंकि आज की डेट में साइबर थ्रेट बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहे हैं। जैसे कि एआई की बात कही गई थी, एआई हम यूज करते हैं काफी सारी चीजें लिखने के लिए या कुछ नया बनाने के लिए, क्रिएटिविटी के लिए। चैट जीपीटी हो गया, आपका जेमिनाई हो गया, देन आपका कोपायलट हो गया, अभी काफी सारे और एआई टूल्स हैं, परप्लेक्सिटी हो गया। सो द थिंग इज कि इनका यूज सिर्फ इस चीज के लिए नहीं हो रहा है, इसका यूज हो रहा है साइबर क्राइम्स करने के लिए भी। हालांकि काफी हद तक कई सारे एआई मॉडल्स जो हैं उन्होंने इस चीज को कनेक्ट कर लिया है कि उनका उनके मॉडल्स का यूज हो रहा है साइबर क्राइम के लिए, तो उन्होंने उस चीज को इस तरह से ट्रेन किया है कि लोग उसको मलेशियसली यूज ना कर पाए। बट स्टिल क्या होता है कि इंडियंस एक चीज को ध्यान रखें कि आपके पास जो भी साइबर थ्रेट आ रहा है, जो भी आपके पास मैलवेयर आ रहा है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपको अच्छे से जानते हो। मैं इंडियंस वर्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज की डेट में इंडिया इज अमंग द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, एंड सबसे ज्यादा जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है ड्यू टू साइबर क्राइम वो इंडिया के अंदर हो रहा है, जोग्राफिकल बाउंड्री में। तो इसलिए हमें उस चीज को ध्यान रखना है। सो इसलिए साइबर थ्रेट रिवॉल्व हुआ है, जैसे रैंसमवेयर आया, अभी डिजिटल अरेस्ट चल रहा है। सो अकॉर्डिंगली आई से डिजिटल अरेस्ट नाम की किसी भी एक्ट में कोई भी चीज नहीं लिखी हुई है। तो डिजिटल अरेस्ट ना पुलिस कर सकती है, ना कोई लीगल अथॉरिटी कर सकती है, लॉ इन्फोर्समेंट, या ना कोई कोर्ट कर सकता है, ना गवर्नमेंट कर सकती है। सो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देन इनोवेशन एंड ग्रोथ, ये अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि सी, आप एआई का यूज करके रैंसमवेयर बना रहे हो, आप मेलवेयर बना रहे हो, एक मलेशियस कोड बना रहे हो, या फिर कुछ ईमेल बना रहे हो, फिशिंग ईमेल बना रहे हो, राइट? तो उसको आप जब भेजते हो तो सामने वाला आपके शिकंजे में फंस जाता है। बट वही एआई का यूज करके हम उन साइबर थ्रेट से बचने के लिए एआई टूल भी बनाते हैं। उसी एआई का यूज करके हम कई बार एक अलग
अंदाज ले लेते हैं कि इस ऐप को कैसे इम्प्रूव किया जाए, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के आ सकते हैं। एआई अगर आया है तो इट्स नॉट ऑलवेज कि सिर्फ लॉस ही लेके आ रहा है, इट्स ऑल्सो ब्रिंगिंग सम पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब एक पॉइंट है हमारा पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन। अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, आईएसआरएन कई सारे कैंपेन्स रन करता है, साइबर पीस कई सारे कैंपेन्स रन करता है, इवन साइबर इन्फो का हम एज अ ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहे हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि हर एक पर्सन ग्राउंड लेवल से अवेयर हो, उसकी एजुकेशन के टाइम से ही अवेयर होना शुरू करे ताकि वो और भी लोगों को अवेयर कर सके। देन हम कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी काम करते हैं। रीजन में है कैपेसिटी बिल्डिंग इज इसलिए नेसेसरी है क्योंकि जब तक हमारे पास एक सफिशिएंट वर्कफोर्स नहीं होगा, एक सफिशिएंट टीम नहीं होगी हमारे पास, तो हम साइबर सिक्योरिटी से लड़ना लाइक असंभव समझ सकते हैं। बिकॉज एक पर्सन 15 लोगों से लड़ रहा है व्हेन ही डज नॉट नो कि क्या चीजें चल रही है। सो इसलिए हमें कैपेसिटी बिल्डअप करनी पड़ेगी। सो साइबर लॉस क्या होते हैं? ये एक लीगल फ्रेमवर्क है जो साइबर क्राइम, डेटा प्रोटेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, डिजिटल सिग्नेचर, इन सारी चीजों को कंबाइन करके आपको एक लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसकी इंपॉर्टेंस डिजिटल एज में क्या है कि ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस जितने भी बढ़ रहे हैं, इसके अलावा जितना भी आपका पर्सनल डेटा है और जितने भी आप प्लेटफॉर्म्स को विजिट कर रहे हो, उन सबको सेफ बनाना है। क्योंकि ये लीगल इम्प्लीकेशंस डाल देता है हर ऑर्गेनाइजेशन पे कि आपको ये चीजें करनी है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस अगर आपके थ्रू अगर आपका कोई फ्रॉड हो रहा है, आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है, तो आपके पास उस चीज के लिए भी एक लॉ अवेलेबल है, इन आईटी एक्ट अवेलेबल है उस चीज के लिए। इवन जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें भी आपके पास सेक्शंस अवेलेबल हैं जिससे कि आप आपको सेफगार्ड कर सकते हैं। पर्सनल डेटा के लिए साइबर लॉज में आईटी एक्ट और डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन एक्ट, डीपीडीपी एक्ट, दोनों अवेलेबल है। एंड फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इंडियन गवर्नमेंट कई तरीके से जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सबको सेफगार्ड करने के लिए पॉलिसीज और रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशंस उस चीज को फॉलो करें और उनकी वेबसाइट को सिक्योर करें। अब की लेजिस्लेशन देखा जाए तो हमारे पास की लेजिस्लेशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है। इसका अगर मैं ओवरव्यू दूं तो ये ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स के लिए आया था। हिस्ट्री अगर देखी जाए तो उस टाइम से लेके अब में, क्योंकि ई कॉमर्स इंटरनेट का यूज हो रहा था, वहीं से ही साइबर क्राइम्स इंडिया में आना शुरू हुए। सो अल्टीमेटली हमने वहां से आईटी एक्ट को मॉडिफाई करना शुरू किया साइबर लॉस के पर्पज से, कि वो साइबर क्राइम्स में हमें कैसे सेफगार्ड कर सकता है। तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव भी इसका ये बन गया कि एक सिक्योर यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी लोगों को मिले, ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स मिले, बट इन अ सिक्योर वे, और यूजर्स जो है उनको साइबर थ्रेट से प्रोटेक्ट किया जाए। इस पर्पज से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आया था। देन अब आपके पास आईटी एक्ट के कुछ सेक्शंस दिख रहे हैं। साइबर बुलिंग की बात की गई, डिफेमेशन, स्टॉकिंग, डेटा ब्रीचेस, हैकिंग, इसके अलावा फ्रॉड, हरासमेंट, फिशिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ऐसे हर तरह के सेक्शंस अवेलेबल हैं। साइबर क्राइम्स के लिए सेक्शंस अवेलेबल हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में। मैं अगर कुछ सेक्शंस की बात करूं तो 43 नियरली हर एक साइबर क्राइम में यूज हो जाता है। 43 सेक्शन 43 बोलता है पेनल्टी एंड कंपनसेशन फॉर डैमेज टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सिस्टम एक्सेट्रा। तो कंप्यूटर सिस्टम, डेटा, सोर्स कोड, पूरे सेक्शन में जो जो चीजें मेंशन्ड है विद एक्सेट्रा वर्ड, तो जितनी भी सारी चीजें डिजिटल वर्ल्ड में यूज हो रही है उन सभी के ऊपर ये सेक्शन इम्प्लाई होता है अगर उसको आप डैमेज कर रहे हो। अब ऐसा नहीं कि अगर पानी डाल दिया तो आपके ऊपर सेक्शन लग गया। भाई अगर कोई पर्सन आपके सिस्टम को या किसी भी तरह से किसी भी डिजिटल डिवाइस को हैम्पर कर रहा है या सॉफ्टवेयर का जो कोड लिखते हैं उसको हैम्पर कर रहा है तो उसके ऊपर लगता है। तो साइबर बुलिंग भी उसी का ही एक तरीका है, क्योंकि आपके साथ वो सोशल इंजीनियरिंग कर रहा है। आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, साइबर बुलिंग उसमें आपको बुली करता है वहां पे एक साइबर प्लेटफॉर्म का यूज करके। तो सेक्शन 43 के थ्रू आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है एंड साथ ही साथ आपको 1 करोड़ तक का पेनल्टी लग सकती है। देन डिफेमेशन में भी सेम चीज है, साइबर स्टॉकिंग में भी सेम चीज है। देन डेटा ब्रीचेस में क्या होता है कि हमारा डेटा, प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, हेल्थ डेटा है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, लाइक बैंक डिटेल्स, एटीएम कार्ड डिटेल्स, वो जब चोरी हो जाती है तो उस चीज के लिए हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए सेक्शन 43, सेक्शन 43A एंड सेक्शन 66 अवेलेबल है। 43A जो होता है उसमें आपके पास काफी तरह के
चीजें अवेलेबल है कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर डेटा को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, वो आपकी हर एक चीज को, इवन सिर्फ ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या जो पर्सन साइबर क्राइम कमिट कर रहा है उसको, बल्कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके प्लेटफॉर्म में ये चीज हुई है, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम से किसी का डेटा चोरी किया गया है। अब क्योंकि इंस्टाग्राम ने डेटा प्रोटेक्ट नहीं करा तो ये सेक्शन इंस्टाग्राम के ऊपर भी लगेगा, और जिस व्यक्ति ने ये साइबर क्राइम कमिट कर रहा है उसके ऊपर भी लगेगा। देन सेक्शन 66, और इसके अंदर के सारे सारे कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस हैं। और 66 इट्स जस्ट लाइक हेड ऑफ द फैमिली, घर का मुखिया, राइट। इसमें जितने भी सेक्शंस आएंगे, 66 B C D E F, हर एक पर्टिकुलर साइबर क्राइम के लिए एलोकेटेड है। 66 में जो है 3 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट हो जाती है एंड 5 लाख तक का आपको जो है पेनल्टी पे आउट करना पड़ सकता है। देन डेटा थेफ्ट, डेटा थेफ्ट अगर आप किसी का डेटा चुरा रहे हो, कंप्यूटर सोर्स चुरा रहे हो या कोई कम्युनिकेशन डिवाइस चुरा रहे हो, तो उसमें आपका 66 B आप लायबल होते हो, जिसके थ्रू आपको 3 साल की 1 लाख रुपए तक का जुर्माना मिल सकता है। अब इधर पे जो मैं सजा बोल रहा हूँ वो इम्प्रिजनमेंट है। इम्प्रिजनमेंट अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो वो जेल है, एंड इट्स नॉट कि जो पुलिस स्टेशन में होती है एक प्रॉपर जेल, राइट। देन हैकिंग के लिए अगेन कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस होता है और उसमें आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, उसमें आपको जेल भी जाना पड़ेगा। देन वी हैव आइडेंटिटी थेफ्ट जो 66C के अगेंस्ट है, जहाँ पे पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट दी हुई है। अगेन इसमें भी आपको जो इम्प्रिजनमेंट है वो 3 इयर्स की है और 1 लाख रुपीज तक का फाइन रहता है। अब ऑनलाइन फ्रॉड, हरासमेंट, फिशिंग, प्राइवेसी वॉलेशन और अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर डेटा, ये ऐसे क्राइम्स हैं जो इजीली रेगुलर बेसिस पे सबसे ज्यादा होते हैं। 66D किसी की पर्सनैलिटी को चुरा के किसी के साथ चीटिंग करना। सेक्शन 71 पर्सनैलिटी ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, अगर मैं बोलूं कि मैं ISRN का पर्सन हूं जबकि मैं नहीं हूं, अगर मैं बोलूं मैं ISRN का पर्सन हूं, आप हमारी कंपनी को डोनेशन दे दो, तो मैं मिस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं गलत तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये जो तरीका है ये ऑनलाइन फ्रॉड का ही तरीका है। तो सेक्शन 71 जो होता है उसमें आपको 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। और सेक्शन 66D में भी आपको इम्प्रिजनमेंट और पेनल्टी लगती है। देन ऑनलाइन हरेसमेंट में सेक्शन 66 लग जाता है। सेक्शन 66 के अंदर काफी सारे पॉइंट्स हैं, तो मैं इधर पे प्रॉपर पॉइंट स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि अगर आप किसी को ऑफेंसिव मैसेज किसी भी कम्युनिकेशन सर्विस के थ्रू भेज रहे हैं जो पर्टिकुलर पर्सन को हरेस करता है, तो आप सेक्शन 66 और 43 के अंडर लायबल हो जाते हैं। देन वी हैव फिशिंग। फिशिंग आज की डेट में सबसे ज्यादा ग्रो हो रहा है, और एक तरह का नहीं मल्टीपल तरह का होता है, और ये बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू होता है। सोशल इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियर क्या करता है, आपका घर बना रहा है या रोड बना रहा है, अलग अलग तरह के इंजीनियर सॉफ्टवेयर बना रहा है। जो सोशल इंजीनियर होते हैं वो एक रिलेशन बिल्डअप करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, और उसके बाद आपके साथ साइबर क्राइम कमिट करते हैं। और फिशिंग की स्टार्टिंग ही सोशल इंजीनियरिंग से होती है। देन प्राइवेसी वायलेशन सेक्शन 66E और सेक्शन 72 Hi प्राइवेसी Tanish, वायलेशन के लिए। यस। sorry for intervening. I think इतना details people won't be able to grasp अभी. So it would be good अगर हम ये PPT share कर दें उनके साथ. And because श्योर we have श्योर, a time limit, so it's good अगर हम we can wrap it up fast. फॉर श्योर। Okay. देन अगेन सिंस 43A और 72A के बारे में हम पढ़ चुके हैं एंड वी हैव द टाइम कांस्टेंट, वी विल जस्ट कम अप टू डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। सो इसमें डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन अथॉरिटी बिल्डअप की गई थी, जिसके थ्रू आप जितने भी लोग हैं उन सबका डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर अथॉरिटी एस्टेब्लिश करता है, जो हर तरह से डेटा प्रोटेक्शन के को कैसे रेगुलेट करना है, कैसे आपका डेटा रेगुलेट करना है, उस पर फोकस रहता है। देन इस DPDPA के थ्रू एक टर्म आया कंसेंट बेस्ड डेटा प्रोटेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि आप जब तक कंसेंट नहीं दोगे, कोई भी कंपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपका डेटा प्रोसेस नहीं कर सकती है। रीजन बिहाइंड, क्योंकि ये आपकी प्राइवेसी है। अगर वो आपके परमिशन के बिना प्रोसेस करती है देन इट्स जस्ट योर प्राइवेसी दे आर हैम्परिंग। इसमें आपको DPDP के अंडर आपको 5 राइट्स मिलते हैं। पहला राइट है आपका एक्सेस, राइट टू एक्सेस डेटा प्रिंसिपल्स, मतलब आप यूजर जिसका डेटा है, तो आपके पास राइट होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर आपका डेटा है
तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन से बोल सकते हो कि मुझे जानना है आपके पास क्या डेटा है, आप उस डेटा को देख सकते हो। देन राइट टू करेक्शन बोलता है कि अगर आपका डेटा इनकरेक्ट है तो आप उसको करेक्ट करवा सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। देन एक और राइट है इरेजर। इरेजर बोलता है कि आप कंपनी से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जिसके पास आपका डेटा है, आप उनसे बोल सकते हो कि आप मेरा डेटा इरेज करो। और इधर से इरेज करना नॉर्मली डिलीट करना नहीं है, सिक्योर इरेजर, ताकि उसका कोई भी ट्रेस ना बचे। देन वी हैव डेटा पोर्टेबिलिटी। अगर आपको आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है या फिर आपको आपके पास वापस डाउनलोड करना है, तो वो राइट भी आपके पास अवेलेबल है। एंड देन देयर इज अ राइट टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे सामान नहीं है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मतलब विरोध करना है। आप अगेंस्ट में जा सकते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के, अगर वो आपका डेटा गलत तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस पे अगर फोकस करते हैं तो इसमें हमारे पास सबसे बड़ा राइट जो है आर्टिकल 21 देता है, वो है राइट टू प्राइवेसी। इसके अकॉर्डिंग आपके पास एक राइट है कि आप की जो प्राइवेसी है वो मेंटेन रहे, ना कोई आपकी प्राइवेसी के अंदर आ सकता है, ना आपसे पूछे कोई आपका डेटा या फिर आपसे की प्राइवेट किसी चीज को किसी और से शेयर कर सकता है। इसका लैंडमार्क जजमेंट था केएस पुट्टास्वामी केस, जो मैं स्लाइड शेयर करूंगा तो उसके बाद आप सब इसको पढ़ सकते हैं। देन तो आधार जजमेंट जो था 2018 में, आधार जजमेंट आया था कि आपका आधार में जो डेटा है वो प्राइवेट है और सिर्फ गवर्नमेंट बॉडीज के पास रहेगा, वो कहीं और नहीं जाएगा। देन अब हमारे पास जो रिपोर्टिंग वाला पार्ट है, जो आई गेस आप सब अब समझ चुके होंगे कि आपको कहाँ कहाँ रिपोर्ट करना है। सो रिपोर्टिंग ऑफ साइबर क्राइम इज वन ऑफ द मेजर थिंग विच पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ। विनीत सर ने बताया आपको कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे आपको जाके रजिस्टर करना है। देन वहाँ पे आपके पास एक नंबर अवेलेबल है 1930। सो आप 1930 पे कॉल करके भी अपना जो आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है उसको आप रजिस्टर कर सकते हैं। मेजरली इसमें दो तरह के साइबर क्राइम्स होते हैं, वुमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड और बाकी अदर साइबर क्राइम्स। तो वुमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड जो साइबर क्राइम्स होते हैं आप एनोनिमसली भी कर सकते हैं, वेर एज अदर साइबर क्राइम्स में सारे जितने भी साइबर क्राइम्स हैं उनको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू ISRN, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी एंड हैविंग मी ओवर हियर, एंड थैंक यू सो मच। Thank you, Tanuj. That was truly an enlightening session. We are confident that everyone here has gained important takeaways from this discussion. Now we move on to one of the most engaging part of our webinar, the question and answer session moderated by our CEO, Mr. Santosh Gupta. We have listed some very important questions that were asked by the participants while registering and during the session as well. Let's make this a very interactive and enriching discussion. Over to you, Santosh, sir. So, थैंक यू सो मच। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बार मैं स्क्रीन पे ही ले रहा हूँ, शुभांगी हैं जिन्होंने पूछा है, व्हाट इज द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एनहेंसिंग साइबर सिक्योरिटी। तो मेजर विनीत, आपसे ही मेरा ये सवाल है कि अभी एआई के टाइम में साइबर सिक्योरिटी कैसे एआई कैसे साइबर सिक्योरिटी को हेल्प कर सकती है और क्या उनका रोल हो सकता है, प्लीज हाँ, मेजर विनीत। एक्चुअली एआई का मिसयूज तो हमने देखा है डीप फेक्स के फॉर्म में, बट अगर एआई का मिसयूज हो रहा है तो सेम एआई एक्चुअली जो मैं प्लेटफॉर्म बताया कि ट्रस्ट ट्रेस हमारा प्लेटफॉर्म है, तो अगेन हम एआई का यूज करें टू डिटेक्ट डीप फेक्स, मिस इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर विजन और अलग अलग टेक्नोलॉजी को यूज करके जो जो अभी नए एडवांस अगर बात करें, जो भी सिक्योरिटी अप्लायंसेज हैं या एंटीवायरस की बात करें, फायरवॉल की बात करें, जो एज एंड यूजर हमें डिप्लॉय करने की ज़रूरत है अपने फ़ोन में, अपने कंप्यूटर पे, ये सारे एंटीवायरस फायरवॉल जो भी अभी नए जनरेशन के आ रहे हैं सब एआई का प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, ताकि कोई भी अटैक पैटर्न हो, कोई नई फिशिंग लिंक है तो उसको डिटेक्ट किया जा सके, उसको ब्लॉक किया जा सके। इनफैक्ट एनजीओज की भी बात करें तो क्योंकि बहुत सारे एनजीओज होंगे और बहुत सारे एज एनजीओ हम डेटा यूज़ करते हैं, रिकॉर्ड्स रखता है लोगों का, तो फायरवॉल्स और एक थ्रेट मैनेजमेंट डिवाइसेस होता है यूटीएम्स, तो वो जो डिवाइस एनजीओज में लगते हैं वो डिवाइसेस भी एआई पावर्ड आजकल आने लग गए हैं। तो इस तरह से एआई का बहुत सारा फायदा है और बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। और एआई का आपको सबसे बढ़िया चीज़ है कि अगर आपको कोई टिप भी चाहिए तो आप एआई के पास जा करके आप प्रॉम्प्ट सही अगर डालेंगे कि आप अपना फ़ोन कैसे सुरक्षित रखें, अपना कंप्यूटर कैसे सुरक्षित रखें, तो जो भी एक्सपर्ट बता रहे हैं वो सारा आपको एआई भी सामने बता देगा।
वेरी नाइस। सो मेजर विनीत, आपने एआई का जो यूजेस बताया, इसमें एक चीज जस्ट मैं कंक्लूड करने से पहले आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये सवाल शुभांगी का उसी से रिलेटेड था, और हालांकि आपने उसको एड्रेस किया है, लेकिन एआई जैसे आजकल एक ऑटो फीचर की तरह भी मोबाइल में आ रहा है। मैं स्पेशली मोबाइल यूजर को ही टारगेट करके ये सवाल कर रहा हूँ। तो उसमें अगर वो बाय डिफॉल्ट अगर उसने उसको एक्टिवेट कर लिया, तो क्या उसमें वो सिक्योरिटी मेजर्स हैं कि वो फिशिंग और मेलेसियस एक्टिविटीज को क्या रोक पाए या हमें नोटिफाई कर पाए? बिल्कुल, वो डिपेंड करेगा वो कौन सा इनफैक्ट आप एआई का वर्जन यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताया कि कुछ कुछ नए जो भी डिवाइसेस आ रहे हैं उसमें एम्बेडेड हो रहे हैं इस तरह के एप्लीकेशन, जिसमें ऑटोमेटिकली जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कोई फिशिंग लिंक पे आप अगर एक्सीडेंटली आपने क्लिक कर दिया तो वो लिंक को वो खुलने नहीं देंगे। डीएनएस की बात करें, अभी से मैं ज़्यादा टेक्निकल अभी नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि ऑडियंस अलग अलग जगह से है, बट इतना जान जाए कि अगर ट्रैफिक आपके फ़ोन से एक ट्रैफिक गलत क्रिमिनल के पास अगर ट्रैफिक जा रहा है, तो आजकल जो भी कंपनीज हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, इनफैक्ट जो एप्लीकेशंस हैं, वो एआई को एम्बेड कर रहे हैं ताकि ट्रैफिक मलिशियस एप्लीकेशन या कमांड एंड कंट्रोल जो भी क्रिमिनल का है उस तक नहीं पहुंचे और बीच में ही सेशन को ब्लॉक कर दिया जाए। तो यहाँ पे ये हो रहा है, बट अभी इसका वाइड स्प्रेड इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ये आने वाले कुछ टाइम में इन चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन और बेहतर होगा और लोगों तक पहुंचा जाएगा। अभी भारत सरकार भी काम कर रहा है कुछ पब्लिक डीएनएस पे, ताकि इस तरह अगेन एआई का मैसिव यूज़ हो रहा है उसमें कि किस तरह से एंड यूज़र, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई चाय वाला है, कोई अगर स्ट्रीट वेंडर है, अब उन वो उतना टेक सेवी नहीं है लेकिन उनको भी हमें सुरक्षित रखना है। तो इस तरह से एआई के माध्यम से उनको भी सुरक्षित रखा जा सके, ताकि वो अगर किसी अनजान लिंक या किसी चीज़ पर क्लिक भी कर रही है तो वो उनको नुकसान नहीं पहुंच पाए। वेरी नाइस। तनिष, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? आपने हैंड रेज किया है। यस सर, सो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी में जो अगर हमें पॉइंट व्यू करना है विथ रिस्पेक्ट टू एआई, वो ये है कि आप एआई का बिंदास यूज कीजिए, आपके पास हर एक चीज अवेलेबल है। द ओनली थिंग इज आपको इस चीज से बचना पड़ेगा कि आप अपना पर्सनल डेटा या कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एआई को नहीं दे रहे हैं। एक चीज। दूसरी चीज, अब जैसा कि फोन्स में अवेलेबल आ रहे हैं बहुत सारे एआई, सो द थिंग इज आप उसमें उसकी सेटिंग्स में जाके एक चीज मेंशन कर सकते हैं कि दे शुड नॉट प्रोसेस योर पर्सनल डेटा, या फिर आप वहां पर जाके कई सारे एआई ऑप्शंस देते हैं, आप अपना डेटा डिलीट कर सकते हैं। हालांकि अभी मेटा भी अपने फीचर पे काम कर रहा है कि उनका जो मेटा एआई है, जो आपके व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे अब आने लगा है, पर्पल ब्लू से कलर का सर्कल, तो उसको भी डिसेबल करने के फीचर पे वो अभी काम कर रहा है, क्योंकि काफी सारे लोगों ने कंप्लेंट करी है। सो द थिंग इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज आप अपना पर्सनल डेटा किसी भी एआई के साथ शेयर ना करें, ना सेंसिटिव डेटा, और ऐसा नहीं कि सिर्फ खुद का, किसी और का भी आपको शेयर नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली एक लिंक क्रिएट होती है जिसके कारण आपको भी फाइनेंशियल जो लॉसेस होते हैं वो आपको बियर करने पड़ सकते हैं। थैंक यू। वेरी नाइस। तो ओवरऑल ये है कि हमें एआई का यूज करना है, बट समझदारी के साथ, और जितने भी लिमिटेड एक्सेस हम कर सकते हैं, दे सकते हैं, उनके साथ जाना चाहिए, जैसे डॉक्टर मेजर विनीत और तनिष जी ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जिसको पूछा है हमारे राजू परमार जी ने। उनका क्वेश्चन है, व्हाट आर द इफेक्टिव टेक्निक्स टू प्रिवेंट अनसॉलिसिटेड मैसेज एंड स्पैम कॉल? ये आई थिंक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। विनीत, आप एड्रेस करना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। इनफैक्ट यहाँ पे जो भी अनसॉलिटेड अगर मैसेजेस या स्पैम कॉल जो आ रहे हैं, ट्राई में आप डीएनडी को डू नॉट डिस्टर्ब में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो भी आपको जैसे अगर कोई कॉल आ रहा है जो कि आपको एडवर्टीजमेंट कॉल है या इस तरह के कॉल्स हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर दें। और अब बहुत सारे एप्लीकेशंस भी आ रहे हैं जो आपको डिटेक्ट कर देते हैं, तो आप चाहें तो ब्लॉक भी कर सकते हैं उन कॉल्स को। और जब कॉल्स आते हैं तो आपको अब देखा होगा एयरटेल में आजकल लिखा आता है कि दिस इज मोस्ट लाइकली अ स्पैम कॉल। इनफैक्ट बहुत सारे एप्लीकेशन आपको इन एडवांस आपको अलर्ट करते थे कि ये स्पैमर का कॉल है और उसका स्कोर भी देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिससे ब्लॉक कर सकते हैं। और एक अच्छा इंटरनेट सिक्योरिटी एप्लीकेशन अगर आप उसको डिप्लॉय करें, तो इवन इंटरनेट सिक्योरिटी एप्लीकेशंस भी आज के दिन में कॉल्स का उनका काम है से बेसिकली इंटरनेट मैलवेयर और वायरसेस
को डिटेक्ट करना, बट साथ ही साथ कुछ कुछ एडवांस ये कॉल्स, क्योंकि मोबाइल सिक्योरिटी एप्लीकेशन है, तो उस तरह के कॉल्स, स्पैम कॉल्स, फिशिंग लिंक्स, और इसको भी वो डिटेक्ट करते हैं। सो बेसिकली अगर इस तरह के इंटरनेट सिक्योरिटी ऐप जो हैं या जो सॉल्यूशंस हैं उनको अगर इंस्टॉल कर लें तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आपने जैसे कहा कि ब्लॉक और स्पैम अगर करते रहें तो इस तरह के फिर ऑटोमेटिक फोन हमारा इस तरह के मार्केटिंग या कॉमर्शियल या इस तरह के फ्रॉड कॉल्स को स्पैम दिखाने भी लगता है, ऐसा भी शायद है। मैं क्या सही कह रहा हूँ ना डॉक्टर मेजर विनी? बिल्कुल, आप सही कर रहे हैं। और साथ ही मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि मैं चैट में मैं वो ट्राई का डीएनडी का भी मैं इंफॉर्मेशन यस, शेयर कर रहा हूँ, ऑप्शन, यस। डीएनडी वर्जन 3.0, जिसको लोग देख करके कि क्या क्या चीज़ वो कर सकते हैं कि इस तरह के अनसॉलिसिटेड कॉल्स और मैसेजेस को रोकने के लिए। तो मैं वेरी अभी बस नाइस। चैट में उसको भी मैंने शेयर कर दिया है। वेरी नाइस। तो आप लोग चैट बॉक्स से जो मेजर विनीत अभी लिंक डाल रहे हैं या जो वो लिख रहे हैं उसका सोल्यूशन वो आप कॉपी भी कर सकते हैं। तनिष, आपसे मेरा सवाल है क्योंकि अपने जो प्रोफेसर थे अनिल साहब वो जा चुके हैं, उनका एक लेक्चर था तो उन्होंने सॉरी बोल के सबसे माफी जी मांगी सर। और बीच से ही वो निकल गए हैं। तो तनिष, इस ये क्वेश्चन आपके लिए है डायरेक्टली कि लाइक क्योंकि आप अभी साइबर इन्फोगा के थ्रू काफी इनोवेशन कुछ इसमें टूल्स एंड टेक्निक्स भी डेवलप करने पे काम कर रहे हैं। सो क्वेश्चन ये है, गोपाला है उनका क्वेश्चन है कि इनोवेटिव स्ट्रैटेजी फॉर सेफ गार्डिंग डिजिटल एसेट्स, इनोवेटिव स्ट्रैटेजी फॉर सेफ गार्डिंग डिजिटल। ऑफ नाउ अगर हम देखा जाए चल। तो हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है। डिजिटल एसेट्स में आपका सारा डेटा, आपके फाइनेंशियल डेटा, आपके पास जो भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, ये सारी चीज़ें आपके डिजिटल एसेट्स में कवर होते हैं। तो अगर आपको आपका इंटरनेट सेफगार्ड रखना है तो आपके पास फायरवॉल यूज़ होता है, जो आजकल जियो और एयरटेल इनबिल्ट देता है। इसके अलावा अगर नहीं है तो आप अलग से परचेज वो है एंटीवायरस। इनोवेशन अब नहीं है, जब नया नया था तब जरूर था, बट अभी वो एक एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है। बट उसका यूज करके आप अपने डिजिटल एसेट्स को सेफगार्ड कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डीएलपीज और इंट्रूजन डिटेक्शन प्रोटेक्शन सिस्टम्स वगैरह इंप्लीमेंट किए जाते हैं। वेरेस अगर मैं प्रेजेंट, तो अभी जो इनोवेटिव स्ट्रेटेजीज हैं, या फिर अपन इनफैक्ट आई शुड नॉट से इनोवेटिव, बल्कि फ्यूचरिस्टिक स्ट्रेटेजीज, जो हम फ्यूचर को देखते हुए स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, वो ये है कि हम हमारे डिवाइसेस में इस पर्टिकुलर चीज को हम इस तरह से सेफगार्ड कर सकें या एक प्रोटेक्शन डेवलप कर सकें, जिससे कि आपके पास कोई भी अनवांटेड ऐप ऑटोमेटिक इंस्टॉल ना हो। जैसे कि विनीत सर ने बताया कि कई सारे ऐप ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाते हैं, आपसे गलती से कहीं क्लिक हो गया है आप अनिल सर ने भी बताया कि व्हाट्सएप पे ऑटो डाउनलोड रहता है, तो एप्स जो है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो जाते हैं आपके। तो वो पर्टिकुलर चीज प्रोटेक्ट करेगी। इस पर्टिकुलर चीज के लिए साइबर इन्फोगा की तरफ से अगर मैं बोलूं तो हम एक पर्टिकुलर ऐप पे बात काम कर रहे हैं, जिसमें आप कोई भी फिशिंग है या फिर मलेशियस लिंक है, वेबसाइट है, या फिर कोई फाइल है, पीडीएफ हो, इमेज हो, इवन द एपीके फाइल्स जो आपको व्हाट्सएप पे आती है, आप उन सबको उधर पे अपलोड करके चेक कर सकते हैं कि क्या ये ऑथेंटिक है या नहीं। इसी के साथ राइट। साथ यस। हम एक टूल और डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि इंडियन गवर्नमेंट और सर्ट इंडिया जितने भी एप्स को बैन लगा रहा है या फिर बोल रहा है कि हार्मफुल एप्स हैं, तो वो डिटेक्ट करेगा कि क्या वो किसी दूसरे नाम से तो आपके फोन में अवेलेबल नहीं है। राइट, थैंक यू तनिष जी। थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन है, हालांकि मेजर विनीत आपने उसको स्टार्टिंग में लिया था, बट फिर भी वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है इसलिए रिपीट करते हैं। एक हमारे साथी, इन्होंने नाम शायद नहीं लिखा है अपना, दीपक, हाँ है दीपक, ने पूछा है व्हाट आर द डेटा क्लीनिंग टेक्निक्स एंड हाउ डू दे प्ले अ रोल इन फिशिंग स्कैम प्रिवेंशन। सो मेजर विनीत, आप ये हाँ, आपने पहले भी टॉपिक कवर किया था तो आप प्लीज राइट। इसका आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक पिछले वाले क्वेश्चन में, ताकि ये दोनों सम अप हो जाए एक साथ, मैं ओके। ओके। थोड़ा छोटा सा एक स्लाइड शेयर करूंगा, क्योंकि आई थिंक ये ऑलमोस्ट मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं। एंड आई थिंक मैं अगर स्ट्रैटेजी, प्रिवेंटिंग स्ट्रैटेजी और डेटा क्लिनजिंग के क्या क्या है तरीके, मैं उसको एक साथ कवर कर लूंगा। तो अगर मैं एक बार मुझे स्लाइड शेयर करने की
परमिशन मिले 1 मिनट में मैं उसको क्विकली मैं कवर अप कर दूंगा यहाँ पे। Sure, sir. You can share your screen now, sir. हाँ हाँ, तो 1 सेकेंड। हम लोग इसके बाद एक क्वेश्चन और हाँ, लेंगे और फिर तो आगे क्विकली कुछ कुछ एक दो छोटे छोटे से क्वेश्चन है वो लेंगे, क्योंकि हाँ टाइम भी हो रहा है और लोग भी काफी लेट हो रहा है। तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 10 मिनट्स में पूरे वेबिनार को समाप्त करें। और मुझे आज इस बात का अफसोस भी है, मैं उसके लिए माफी भी चाहूंगा कि काफी लोग वेबिनार जुड़ना चाह रहे थे, बट क्योंकि जूम जो हमारा अभी एक्टिवेटेड था उसकी लिमिट 100 ही थी, इस कारण से काफी लोग बाहर दूसरे प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब और फेसबुक पे लाइव है वहां आ पाए, यहाँ नहीं आ पाए। बट अगली बार नेक्स्ट टाइम हम जब करेंगे तो आपका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है, इसलिए कोशिश होगी कि आप सबको अकोमोडेट कर पाए। तो विनीत, आप हो नहीं पा रहा है क्या, अगर आई ये थिंक ऐसे? थोड़ा सा वो कुछ एक्सेस राइट्स का इश्यूज है। तो ओके, मैं ओके, जनरली बस कुछ एक तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि स्ट्रैटेजी जो प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज की बात की गई थी कि क्या इनोवेटिव आइडियाज है, तो उसमें राइट, एक मैं प्रोडक्ट का नाम लूंगा। गूगल, स्पेशली जब आप लोग गूगल प्लेटफॉर्म्स पे हैं तो एक गूगल का एक प्रोडक्ट है कॉल्ड एज गूगल टाइटन, जिसको बोलते हैं TITAN। वो एक तरह का हार्डवेयर आप कह ले डोंगल होता है, जिससे आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, नॉर्मली आप पासवर्ड डालते हैं और OTP आपके फ़ोन पे आता है, तो अगर आपका फ़ोन हैक हुआ हुआ है तो OTP भी आपका एक तरह से आपको सेफगार्ड नहीं रखता है। तो इसलिए हमारा एक सजेशन हुआ कि प्लीज़ आप गूगल टाइटन करके एक प्रोडक्ट है उसको खरीद लें और उसको आप अपने गूगल अकाउंट से इनेबल करके रखें ताकि आपका अकाउंट सेफ रहे। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली जब आप मोबाइल फोन्स और डिजिटल डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे हर डिवाइस में आजकल इंक्रिप्शन की सुविधा दी जाती है, जो इंक्रिप्शन आपके पूरे डिवाइस को एनक्रिप्ट कर देती है, इंक्लूडिंग द सेंसिटिव डेटा। तो इंक्रिप्शन का यूज़ करना, मोबाइल इंटरनेट सिक्योरिटी एप्लीकेशन का होना, साथ ही साथ कभी भी आपको फोन्स को हम लोग एडवाइस नहीं करते हैं कि आप लोग रूटिंग करें। जैसे एप्पल में कुछ ऐप्स चलते नहीं हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, बाहर जाते हैं मार्केट में और उसको रूट कराते हैं फ़ोन और ऐप्स डलवाते हैं। तो कहीं भी दूसरे लोकल वेंडर के पास जाके नए दूसरे ऐप्स ना डाउनलोड कराएं, और जो भी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स हैं उसको आप डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हटा हटा करके एक स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर पासवर्ड रखें। और जैसे कि प्रीवियस स्पीकर तनिष ने शेयर किया था, VPNs, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और इस सब का यूज़ करके आप अपने जहाँ भी है, आप एयरपोर्ट से अगर इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं या किसी भी कॉफ़ी शॉप से कर रहे हैं, तो इंटरनेट आपको उसको सिक्योर कर देता है आपके कनेक्शन को। अब दूसरी क्वेश्चन की बात करें कि क्लिनजिंग मेथड्स क्या है, अगर फिशिंग की बात करें तो पहला है कि आपको ईमेल वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन की ज़रूरत है, कि क्योंकि फिशिंग अटैक्स ऑफन कभी स्पूफ्ड ईमेल का यूज़ करते हैं। और स्पूफ्ड ईमेल में क्या होता है कि आपको क्लीनिंग और वेरीफाइंग ईमेल करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि वो किसी अटैक से, मतलब कि इस तरह के अटैक से बचा जाए। तो टेक्निक्स उसमें ये है कि सिंटैक्स चेक करें, ईमेल इंश्योर करना है कि वो करेक्ट फॉर्मेट से आया हो, डोमेन चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले वेरीफाई करें कि जो डोमेन, जैसे विनीत मेरा ईमेल हो गया, जैसे abc@cyberpeace.net है, तो आप चेक कीजिए कि cyberpeace.net क्या ये एक जेन्युइन डोमेन है, वेबसाइट है, या कोई फेक वेबसाइट है वहाँ पे। फिर और भी बहुत सारे तरीके हैं, और आजकल आपको गूगल में ऑलरेडी फीचर्स आते हैं जो कि आपको बताता है कि ये एक तरह का स्पैम मेल है और फिशिंग मेल है आपके जीमेल इनबॉक्स में, अगर आप गूगल अकाउंट यूज़ कर रहे हैं। और URL एंड डोमेन स्क्रबिंग भी होता है, फिशिंग ईमेल्स को हम लोग मैलिशियस URL जो भी उसको डिटेक्ट करते हैं उससे। और भी बहुत कई तरह के तरीके हैं, लेकिन मैं अभी ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा। बट आप इतना याद रखिए कि आप केयरफुल रहे जब आपको URL शॉर्टनिंग लिंक्स की अगर बात करें। जैसे बहुत सारे लिंक होते हैं जो शॉर्ट होता है, जैसे bit.ly, इस तरह के लिंक्स आए, या टाइनी URL TINYURL.com, इस तरह के अगर लिंक्स आए, तो ये आप बहुत ही केयरफुल रहना है, क्योंकि आप ये छोटे लिंक्स होते हैं लेकिन क्लिक करने के बाद पता चलता है ये एक मैलवेयर लिंक या फिशिंग लिंक की तरफ ये जा रहा है। तो कुछ अच्छे टूल आप याद रखें। एक अच्छा टूल मैं आपको बता रहा हूँ, URLscan.io। इस टूल को मैं अभी चैट बॉक्स में भी डाल देता हूँ।
कोई भी लिंक खोलने से पहले आप urlscan.io पे जाइए, इस लिंक को डालिए, तो वो लिंक आपको क्लियरली बता देगा कि क्या ये सेफ है, सेफ टू यूज है, या ये फेक है। और दूसरा एक लिंक है वायरस टोटल, वायरस टोटल पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ों को मैं अभी बोलना चाहूँगा। ऐसे तो बहुत तरीके हैं, टाइम का अभाव है, तो मैं अभी नहीं। और जब ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चालू होगा तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को करा के देंगे, बट अभी के लिए मैं इतना ही पे सीमित रहना चाहूँगा। थैंक यू मेजर विनीत। ये बहुत इंपॉर्टेंट था और आपने एक क्वेश्चंस के साथ ऑलमोस्ट तीन क्वेश्चंस कवर किए हैं जो मिस्टर अशोक, प्रियांशु और जिष्णु बोस ने पूछे थे। तो ऑलमोस्ट आपने तीन लोगों का क्वेश्चन भी कवर कर लिया है। और ये लिंक जो मेलिशियस एक्टिविटीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस तरह के आजकल काफी कॉमन हो गए हैं जो लिंक के थ्रू हैकिंग हो रही है या फ्रॉड हो रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन जल्दी से लेना चाहेंगे जो थोड़ा अलग हटके है, और मुझे लगता है कि हमारे नेक्स्ट सेगमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको जरूर एड्रेस करना चाहिए। क्वेश्चन है, कैरियर अपॉर्चुनिटी इन साइबर सिक्योरिटी, द रोल ऑफ सिक्योरिटी एनालिस्ट। ये सुधांशु कुमार ने पूछा है। कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन साइबर सिक्योरिटी, द रोल ऑफ सिक्योरिटी एनालिस्ट। शायद ये उसमें कैरियर देख रहे होंगे इसलिए, या इस तरह के उसमें क्या अभी अपॉर्चुनिटी है वो जानना चाहते हैं। अ, क्या मैं आंसर करूं संतोष जी? मैं यस यस, प्लीज प्लीज, हाँ। एनीवन कैन आंसर। तो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज तो इमेंस है। आपने भी नंबर्स दिए, बाकी स्पीकर्स अनिल एंड ऑल्सो तनिष ने भी नंबर्स दिए। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बस इतना आपको जानना है कि साइबर सिक्योरिटी अगेन इट्स लाइक अ सी, जहाँ पे आप अगर अच्छे कोडर हैं तो कोडिंग के क्षेत्र में आप अपना खुद का टूल्स, अपने खुद के इनफैक्ट एप्लीकेशंस का कोड कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, तनिष भी बता रहे थे कि वो कुछ एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं जो ऑटोमेटिकली ब्लॉक्ड एप्लीकेशन को डिटेक्ट करते हैं। तो आपको बस देखना है कि किस तरह का प्रॉब्लम है इस स्पेस में और क्या सॉल्यूशन आप प्रपोज कर सकते हैं। दूसरा, डीपीडीपी एक्ट आने के बाद अब हर एक संस्था को जो भी डेटा गैदर करती है, जिसके पास डेटा रहता है, फिर डेटा फिड्यूशरीज है, जैसे साइबर पीस भी एक डेटा फिड्यूशरी, आईएसआरएन भी एक डेटा, हम सबको, इस छोटी छोटी संस्थाओं को भी हमें डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स का जरूरत है। ये एज पर रूल सारी संस्थाओं को अब इस तरह का जो डेटा रखती हैं उनको डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स का जरूरत है। तो इमेजिन कीजिए इंडिया में कितनी सारी ऐसी संस्था होंगी और कितना यस। रोल बढ़ेगा। तो आने वाले टाइम में बहुत सारा चीज है। आईटी सिक्योरिटी एक है, दूसरा ओटी सिक्योरिटी जिसमें हम बात करते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर फिजिकल सिस्टम। तो इस तरह का बहुत बड़ा रोल है। और सिक्योरिटी एनालिस्ट एक तरह का स्टार्ट पॉइंट है, इधर ही से शुरुआत होती है और इसी में आप आगे बन के, आप पहले हम एथिकल हैकर की बात करते थे, आजकल हम सिक्योरिटी एनालिस्ट की बात करते हैं, सिक्योरिटी रिसर्चर की बात करते हैं, और यही आगे चल के सीसो, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी बन सकते हैं आप अपने इस कैरियर में। तो स्कोप बहुत बड़ा है। और बस मैं अभी कल का न्यूज़ बता रहा हूँ, गूगल ने एक स्टार्टअप को एक्वायर किया है जिसका नाम है विज। और आपको जान के शौक लगेगा सुनने का कि एक्वायर किया $32 बिलियन में। तो इस तरह माय का गॉड। स्कोप है साइबर सिक्योरिटी क्षेत्र में, चाहे वो आप जॉब देख रहे हैं जॉब के फॉर्म में या आप स्टार्टअप के फॉर्म में देख रहे हो। वेरी नाइस। तो ये मतलब अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। जितने भी लोग इस सेक्टर में आएंगे, मुझे लगता है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है और लोग टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। अब जल्दी से मैं मेजर विनीत और तनिष, आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक हम लोग एक क्विक रिस्पांस राउंड कर लेते हैं। जस्ट एक वन लाइनर आंसर अगर आप देंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ले पाएंगे। कुछ लोगों ने काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं और क्विक आंसर उसके हो सकते हैं। लाइक दिव्यांशी ने पूछा है कि जो आजकल मोबाइल में ओटीपी आते हैं और ऑटोमेटिकली वो ऐप ले लेता है उन्हें, तो क्या वो रिस्क है उसमें है या नहीं? वो हमें ऐसा फीचर उसको डिनाई करना चाहिए या अलाउ कर देना चाहिए? मैं हाँ तनिष, बोलना प्लीज चाहूंगा बताइए। कि अगर आपका जो ऐप है वो अगर फाइनेंशियल ऐप है, लाइक बैंक का ओरिजिनल आपका जो आप इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से, जिसको आप ऑथेंटिकेट करते हैं, लाइक एसबीआई का योनो है, तो अगर वो मांग रहा है तो एक हद तक वो वेरीफाई करता है कि आपका आप ही हैं उस डिवाइस पे कि नहीं, क्योंकि वो आपका नंबर और डिवाइस को कनेक्ट करके री वेरीफाई करता
है। तो इस पर्पज से जो है, अगर आपका बैंकिंग ऐप आपसे ऑटो वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी मांग रहा है, ऑटो रीड परमिशन मांग रहा है, तो उससे उस पर्टिकुलर पर्पज से वो वैलिड है, अदरवाइज आपको वो परमिशन नहीं देनी चाहिए। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर विनीत, मैं आपसे चाहूंगा एड्रेस करना, क्योंकि ये आपके ही स्टेट झारखंड से, दुमका से हैं डॉक्टर सपन कुमार। ये टीचर हैं और काफी वेल नोन टीचर हैं। ये इनकी तारीफ मन की बात में प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी की थी। और उन्होंने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा, हालांकि दो क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन एक फाइनेंशियल फ्रॉड के में क्या लॉ है वो ऑलरेडी तनिष ने कवर कर लिया है, इसलिए उसे हम लोग नहीं लेते हैं। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन आप एड्रेस कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने पूछा है मोबाइल में कौन से नोटिफिकेशन को ऑन रखना चाहिए हमेशा। तो कोई कॉमन नोटिफिकेशन है या ऐप वाइज हमें जाना चाहिए? मेरा सजेशन है ऐप वाइज हम जाएं और शुरुआत करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कौन सा ऑन रखना चाहिए, तो मेरे हिसाब से जो मैं रखता हूं मैं आपको उसको बताता हूं। पहला, बैंकिंग और यूपीआई से जुड़े जो भी नोटिफिकेशन हो उसको मैं ऑन रखता हूं। ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से जुड़े कोई नोटिफिकेशन आते हैं तो उसको ऑन रखता हूँ। ईमेल और सिक्योरिटी के कोई भी नोटिफिकेशन थे उसको ऑन रखता हूँ। और चौथा, मैं गवर्नमेंट का कोई भी अलर्ट या इमरजेंसी अलर्ट नोटिफिकेशन होता है तो उसको ऑन रखता हूँ। अब ऑफ किसको रखना चाहिए, तो किसी भी एप्लीकेशन जैसे कोई प्रमोशनल या स्पैम नोटिफिकेशन है वो उसको ऑफ करता हूँ। संदिग्ध एप्लीकेशन और गेम्स के नोटिफिकेशन क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं टाइम्स, तो उसको ऑफ रखता हूँ। और सोशल मीडिया एप्स के अननेसेसरी नोटिफिकेशन को ऑफ करता हूँ। अब आज के दिन में एप्पल में हो या जैसे एप्पल में आजकल आता है डीएनडी मोड आता है, जिसके तहत और फोकस मोड आता है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप एक टाइम के बाद ये भी रख सकते हैं कि जैसे आप घर आ जाते हैं 6 बजे के बाद, तो ऑटोमेटिकली जितने भी नोटिफिकेशन है वो पॉज हो जाए ताकि आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो। और उस तरह के सेटिंग्स भी आप उसमें कर सकते हैं। एक, एक हाँ। अ, यस यस प्लीज, और यू फर्स्ट, यू कंप्लीट प्लीज। हाँ प्लीज प्लीज, हाँ मैं कंप्लीट कर गया। मैं दूसरा हिस्सा लॉ के अलावा इनका एक क्वेश्चन था पंजी का हाँ कि क्या फ्रॉड करने वाले को कठोर सजा क्यों नहीं मिल पा रही है। तो उसका मेरा आंसर ये है कि आप जैसा जामताड़ा, हम दोनों उसी स्टेट से आते हैं, झारखंड से, और बड़ा अच्छा नेटफ्लिक्स का शो है जामताड़ा, तो आप जरूर देखें कि चुनौती कितनी है पुलिस के पास। ऐसे आई4सी और सब एजेंसीज अब काम कर रही है इसमें। बहुत सारे तरीके हैं जिससे क्रिमिनल और जो स्कैमर्स हैं वो बचते हैं, कभी कभी फेक केवाईसी करके और इस तरह से, तो जिसमें पुलिस को थोड़ा चैलेंज होता है। बट जनरली जो देखा गया कि सबूतों की कमी रहती है, कानूनी प्रक्रिया जो है बहुत लंबी चलती है, जागरूकता जो लोग में है वो बहुत कम है। जैसे मुझे ही नहीं, मतलब कुछ लोग आते हैं मेरे पास, उनको मालूम ही नहीं कि ये चीज़ क्राइम है, कि कोई ज़रूरत से ज़्यादा किसी को अगर गुड मॉर्निंग मैसेज व्हाट्सएप पे भेजा तो वो भी क्राइम है। तो लेकिन लोग जानते नहीं हैं इस तरह के कि बुलिंग के क्या फॉर्म है, क्राइम कैसे होता है। और एक और है कि पुलिस की जो है ना विशेषज्ञता जो है वो अब धीरे धीरे डेवलप हो रही है। शुरू में कम थी, अब धीरे धीरे आई4सी के आने के बाद ये बहुत ज़्यादा अब लोग उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर रहे हैं। और छोटे छोटे शहर में जो साइबर क्राइम को पकड़ने के लिए अब पर्याप्त तकनीक को अब धीरे धीरे पहुंचाया जा रहा है। जो उसका सीधा साधा आपका एग्जाम्पल है जो cybercrime.gov.in और इस तरह के इनिशिएटिव चल रहे हैं और जॉइंट टास्क फोर्स गठित किया जा रहा है। तो आने वाले टाइम में स्वपन जी, मैं आपको एश्योर करूंगा कि 2-3 साल के अंदर आप देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें और इफेक्टिव होगी और कन्विक्शन होना स्टार्ट होगा। क्योंकि कभी क्या होता है, लोग पकड़े जाते हैं और सबूत नहीं मिलते तो 8 महीने के बाद बेल पे वापस निकल के सेम क्राइम करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि अब धीरे धीरे कन्विक्शन होने के बाद रुकेगा। राइट, आपने बिल्कुल ठीक कहा मेजर विनीत की। अभी लाइक 1930 जो नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है, उसके आने से भी बहुत रिपोर्ट केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं, क्योंकि बहुत इजीली 1930 पर आप केस रिपोर्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि उसका रिस्पांस भी बहुत फास्ट है। और अब जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस बढ़ रही है, प्रोफेशनल्स बढ़ रहे हैं, साइबर थाने बन रहे हैं, ये सब के कारण भी लोग अब कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम को लेके जा रहे हैं, और शायद उसको उस सोल्यूशन भी उसका प्रोवाइड किया जा रहा है। इवन डिटेल में इन्वेस्टिगेशंस भी हो रही हैं और रिस्पॉन्सेज भी लोगों को मिल रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना कि जब कोई प्रॉब्लम एराइज होती है तो उसके सोल्यूशंस भी आते हैं, और धीरे धीरे उन सब चीजों का एक आगे हम सब बढ़ते हैं।
बहुत सारी बातें हमने की है और क्वेश्चंस हमने कोशिश की है कि ज्यादातर कवर करें। ऐसा लास्ट क्वेश्चन कुमार विक्रम ने पूछा है, हाउ कैन वी ज्वाइन साइबर पीस क्रॉप्स? सो साइबर पीस क्रॉप्स ज्वाइन करने के लिए उन्होंने आपको, कुमार विक्रम ने अप्रोच किया है मेजर विनीत। तो आप पर्सनली उनको एड्रेस कर सकते हैं, वो आपकी वेबसाइट पे जाएं और वहां पे जो भी कैरियर अपॉर्चुनिटी है उसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं और आपसे बात भी कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा बात जो मेजर विनीत ने कहा कि जामतारा एक सीरियल जो नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज आई थी, उसके बारे में उन्होंने कोट किया। मैं एक बात उनकी बताना चाहूंगा कि साइबर पीस फाउंडेशन ने मेजर विनीत के इनिशिएटिव से जामतारा जो नेटफ्लिक्स पे आया, उसके जो एक्टर्स हैं जो उसके उस वेब सीरीज के अंदर, उनको लेकर एज अ ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने एक अच्छी कॉमिक बुक भी बनाई है। ऐसे कई सारे साइबर पीस ने काम किए हैं जिनको आप उनकी वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली जो साइबर इन्फोगा से तनीस हैं, उनसे आप जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप आईएसआरएन को लिख सकते हैं। हम सब एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम सब सेंसिटिव हैं और आप सबके साथ जुड़े हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो ऑब्जेक्टिव लेकर हम इस वेबिनार को हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, आई होप उसको कहीं हम थोड़ा टच कर पाए हैं, उसमें कुछ एक काम कर पाए हैं और आगे उसको और करने के लिए हम लोग हमेशा आपके साथ तत्पर रहेंगे। आप सब हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे एसोसिएट डायरेक्टर आशीष मनसा रामानी जी को इनवाइट करूंगा कि वो आए और फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स हमारे स्पीकर्स और सभी गेस्ट को दें। आशीष जी प्लीज। Yeah, thank you, sir. Thank you, everyone, and thank you, all the panelists. Good evening, everyone. यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार. It is my privilege. Just one sec. It is my privilege to be here to present the vote of thanks to everyone. This session would have never been a success without your kind guidance and directions, Major Vineet Kumar, for your session on cyber security and safety. The facts which you have shared will surely help us all in many different ways to make an individual impact at the grassroots level. प्रोफेसर अनिल आप ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोफेसर अनिल, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से हमें काफ़ी सारा डिटेल्स मिला रिलेटेड टू नोटिफिकेशंस, रिलेटेड टू साइबर फ्रॉड। सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऑल्सो यकीन है कि तनिष्क के सेशन के द्वारा हम सभी लोग जागरूक हुए, साइबर लॉस क्या कहते हैं, लीगल स्टेप्स क्या ले सकते हैं अलग अलग लेवल्स पे। थैंक यू तनिष राय फॉर योर एक्सपर्ट इनपुट्स. I'd also like to thank our CEO, Mr. Santosh Gupta, and our team, Dr. Rita Rana, Karishma Nayal, Shashi, Ramneet, Deepak, Harshita, Gunjan, and others too, for their efforts and hard work in making this webinar a great success. And most importantly, our participants, everyone without whom the session would not have been a success. मुझे उम्मीद है कि आप सभी को हमारा आज का ये सेशन अच्छा लगा। आज का ये सेशन लाइव स्ट्रीमिंग फेसबुक, यूट्यूब और जूम के जरिए टेलीकास्ट हो रहा है, जिसमें करीब 500 से ज़्यादा लोग अलग अलग राज्यों से पूरे देश से हमारे साथ जुड़ सके हैं। हमारा प्रयास यही था कि सबके सवालों का जवाब हम दे पाए, इसीलिए मैक्सिमम क्वेश्चंस को हमने लिया है। As you all know, today's session was of prime importance in the digital-driven world. We are excited to share, as Mr. Santosh Gupta has also mentioned, that we are launching a cyber security course for individuals very soon. Details अभी आपको सर्वे के थ्रू मिल जाएगा, उसमें आप अपना इंटरेस्ट शो कर दीजिए। This course aims to train individuals in fundamental cyber security skills, enabling them to contribute as cyber security volunteers in their communities, workplaces, and online spaces. It is open to everyone who would like to be part of it, so that they can also be, they can contribute to the national security, becoming the cyber volunteers of the Government of India. Upon completion, participants can engage in cybersecurity awareness campaigns, assist in reporting cyber threats, and contributing to build a safe digital environments. This course will be a stepping stone for individuals looking to make real impact in the field of cybersecurity.
This course details will be shared shortly once we get the confirmation on the survey which has come to your screens. Please address that, or we will also send you emails. Those who wish to be part of this can also mention yes in the survey. We today thank all of you for being with us. It has been a great pleasure, all the panelists and all the participants. See you all soon. Thank you all. We are closing the session now. Thank you. दो चीजें हैं, एक तो फीडबैक फॉर्म आप जरूर फिलअप कर दीजिए, दूसरा अपने कैमरे सब लोग ऑन कर ले तो हम लोग एक ग्रुप फोटोग्राफ कर सकते हैं। अगर अभी भी जितने लोग हैं सभी लोग जाने से पहले एक बार प्लीज अपना कैमरा ऑन करिए। और डॉक्टर करिश्मा, आप सभी का स्क्रीन एक साथ करके 2-3 उसमें आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो, तो एटलीस्ट आज के डे के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सभी कैप्चर हो जाएंगे और एज अ रिकॉर्ड, एज अ मेमोरी we can keep their smiles. Sure, sir. Sure, sir. मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं तो कर ले, so that we can take a screenshot. Done, sir. Done. Thank you, everyone, for joining us today. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Also, please fill the feedback form. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you, Ahsan, for having a collaboration, and I hope everyone Thank you, sir. come up with the Thank you, course sir. because course will actually enable you. क्योंकि आप अगर कहीं लेक्चर अवेयरनेस देने जा रहे हो और इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि आपके पास नॉलेज ना होना बेहतर है आधा अधूरा नॉलेज होने से। तो इसलिए आप इस कोर्स को करिए क्योंकि इसमें आप पूरी तरीके से इनेबल हो जाएंगे एक लेक्चर या अवेयरनेस प्रोग्राम करने के लिए। सो इट्स माई ग्रेट सजेशन टू एवरीवन कि यू ऑल शुड ज्वाइन, एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन टू ज्वाइन विद ISRN एज वेल फॉर फ्यूचर इनिशिएटिव्स, क्योंकि काफ़ी सारे वो इवेंट्स करते रहते हैं जहाँ पे एक क्विक आइडियाज़ की भी ज़रूरत होती है और साथ ही साथ हमें लोगों तक पहुंचने के लिए एक फोर्स चाहिए होती है। और जब तक पॉजिटिव फोर्स हम जैसे हम लोग हैं वो नहीं होगी तो आई गेस हम सब उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। सिर्फ ISRN नहीं, कोई भी, इवन द गवर्नमेंट कैन नॉट वर्क विदाउट द सपोर्ट ऑफ द पब्लिक। थैंक यू सो मच। Thank you, Thank you, Tanish. sir. Thank you, everyone. What an amazing and interesting session. ISRN is grateful to all the 150 plus participants in all our portals, the speakers, Cyber at Foga, and the entire ISRN team for joining this Cyber Suraksha webinar today and making it a success. Thank you so much. I hope everyone is filling the polling form and we can leave now. Thank you.